युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। गुरु जी की जय। मत करो, लॉगिन मत करो, आवाज आएगी। ठीक है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये पंक्ति और कहीं से नहीं ली गई है, जितने भी वेद पुस्तक हैं उस पे ये मंत्र जरूर लिखा गया है। और इसके आगे आश्रम आश्रम में ही विराजमान जो माता जी हैं उनको ही दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार एक यात्रा। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, समय के अभाव के कारण उसको सुधारा नहीं गया है, उसको एज इट इज ही रखा गया है। न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार एक यात्रा, जो हम जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैप जिसको बोलते हैं, उसकी मैं एक यात्रा बताऊंगा। कब से, जब वो बनी नहीं थी उसके पहले से उसकी यात्रा बता रहे हैं। और कैसे आज हम लोग इतने बड़े सामूहिक मंच पे, कोई भी अगर गूगल मीट होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग इतने बड़ी संख्या में हम जुड़ते हैं। तो उसी की एक यात्रा मैं यहाँ पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो ये यात्रा, ये अलौकिक यात्रा है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के सपनों की न्यूरोथेरेपी है। तो ये जो यात्रा है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी यानी गुरु जी के सपनों की महायात्रा है। अभी के लिए जो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, सभी को उन पर मेरा नाम मालूम ही रहेगा। मैं पंडित ओंकारनाथ शुक्ला, न्यूरोथेरेपिस्ट, दहीसर, मुंबई से। ऐसा मुंबई बोलना गलत है, माया नगरी से। ठीक है, अभी यात्रा हमारी कहाँ तक पहुंची, ये अलौकिक यात्रा यहाँ तक पहुंच चुकी है। ये जो आश्रम में जो 25 और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था, ये वहां की मनमोहक और दिव्य छवि है। आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं, मैं आप सभी को एक वर्ष पूर्व, जो है 1 साल पहले लेके जाता हूँ। क्या क्या बदलाव 1 साल से हुए, यानी कि आज कौन सा तारीख है, अभी हम लोग हाल फिलहाल में कार्यक्रम करके आए 26 जनवरी, 25 और 26 जनवरी। तो सेम इसी तरह का जो कार्यक्रम अगले साल हुआ था उसको और अभी के कार्यक्रम में केवल आकलन करके देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले 26 जनवरी 2025 को जब आश्रम में आश्रम स्थापना दिवस मनाया गया, तब सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। परंतु उसमें न्यूरोथेरेपिस्ट गिने चुने 2-4 ही थे, जिसमें से राकेश चौरसिया जी और नखाटे जी और महावीर सुमेन जी, केवल ये तीन ही जो थेरेपिस्ट है, दामोदर नखाटे जी, केवल तीन ही थेरेपिस्ट वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे एक संख्या लिखी गई है कि कहीं छूट ना जाए, तो 2 से 4 ही संख्या थी। उस समय स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ कि आश्रम में न्यूरोथेरेपी के बीच अभी भी आत्मीय जुड़ाव नहीं बन पाया है, जिसकी कल्पना गुरुजी ने की थी। ठीक है, आज जो हम अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं वो आदरणीय प्रिय अजय भैया के नाम से ही जाना जाता है। यह उनके द्वारा विकसित किया गया उपचार है, जिसमें उनके स्वयं के अनेक बिंदु और विशेष सूत्र सम्मिलित है। विशेष रूप से जब जब गुरु जी की तबीयत बिगड़ी थी, तब अजय महाराज जी के ही सूत्र प्रभावी सिद्ध हुए थे। इसी भावना से प्रेरित होकर के हमने यहाँ पे जहां जहां हमने शब्द का उपयोग किया गया है, यानी कि नेप टीम को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो हमने आदरणीय श्री अजय लाजपत राय मेहरा जी से निवेदन किया कि उनके ये बिंदु और सूत्र, बिंदु मतलब होते हैं पॉइंट, पॉइंट मतलब होता है प्रैक्टिकल पॉइंट, और सूत्र मतलब होते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पे भारतीय होने के नाते शुद्धता और एक मर्यादा में शब्द हो तो ज्यादा उचित लगते हैं। ठीक है, पूरे देश के सभी न्यूरोथेरेपिस्ट तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने बिना किसी संकोच से एक ही बार में सहमति दे दी। इसके पश्चात हमने आश्रम में एक वर्कशॉप आयोजित करने का अनुरोध रखा। यह वर्कशॉप मार्च माह में 2 दिन के लिए आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश से 35 से अधिक न्यूरोथेरेपिस्ट सम्मिलित हुए। इस वर्कशॉप के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को यह अनुभूति हुई कि आश्रम क्या है, और आश्रम के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव उनके मन में जागृत हुआ। ठीक है, तो इसमें जो लेखिका है, जो अध्यापिका है,
और डॉक्टर लेखा नायर जी हैं, जो उस समय वर्कशॉप में बहुत ही अच्छा एक सत्र लिया था उन्होंने डाइट के ऊपर। आगे चलते हैं। समय के साथ साथ हमारा आश्रम आना जाना निरंतर बना रहा। हमारा आना जाना मतलब मेरा व्यक्तिगत का नहीं है, यहाँ पे पूरी नैप टीम की बारे में बताई जा रही है। अगला विचार, गुरुजी की पुण्यतिथि अक्टूबर में मनाने का था, किंतु उसी समय दीपावली पड़ने के कारण उस आयोजन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि गुरुजी का जन्मदिन अगस्त माह में आश्रम में ही मनाया जाए। हालांकि उस समय भारी वर्षा के कारण आश्रम परिसर में कार्यक्रम संभव नहीं था, फिर भी 2025 में आश्रम में एक आयोजन करने का संकल्प हमने नहीं छोड़ा। अतः यह निर्णय लिया गया कि एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुंबई से एक बस द्वारा सभी प्रतिभागियों को आश्रम लाया जाएगा और उसी बस से वापस ले जाया जाएगा। इस प्रकार पूरे देश से लगभग 100 लोग गुरुजी के 100 से ज्यादा लोग गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर आश्रम पहुंचे और अत्यंत धूमधाम से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया गया। जो बैकग्राउंड में छवि है वही अलौकिक छवि है, जो 23 अगस्त 2025 को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 100 से अधिक एक दिवसीय कार्यशाला की गई थी, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि बहुत सारी चीजों का अभाव था, बारिश का महीना था, उसके बाद भी ये संकल्प लिया गया था नहीं कार्यक्रम होगा तो आश्रम में होगा ही होगा। उसी दृढ़ संकल्प के कारण ये तय हुआ और ये हमारा क्या हुआ, ये सफल आयोजन हुआ, जिसमें 100 से भी अधिक लोग भाग लिए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो साइकिल से भी नियोथेरेपी की गरिमा को बनाए रखने के लिए साइकिल से भी आए थे, 90 किलोमीटर साइकिल चला करके। अभी जो लोग 25 और 26 के कार्यक्रम में आए थे उन महानुभावों से सभी लोग मिले और उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही अतुलनीय था और उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक बहुत सारे शब्द को उन्होंने बताया। इसको ठीक है। इसी जन्मोत्सव के अवसर पर आश्रम में एक विशेष सूत्र का लोकार्पण किया गया, जिसका नाम अल्ट्रा फॉर्मूला रखा गया। यह सूत्र शीघ्र ही पूरे देश में प्रचलित हो गया। आश्रम में इसका विस्तृत विवरण दिया गया तथा बाहर के न्यूरोथेरेपिस्ट तक इसे पहुंचाने के लिए गुरुवार को गूगल मीट का आयोजन किया गया। पहले ही व्याख्यान में 5 मिनट के भीतर 100 से अधिक न्यूरोथेरेपिस्ट जुड़ गए। ये बात सत्य है, 100% सत्य है। जब भी अल्ट्रा फॉर्मूला का वो किया गया, मतलब आश्रम में जब भी लॉन्च किया गया, उसके बाद आश्रम के ही अंदर कुछ लोगों का नीचे वाली तो आश्रम में ही जब इसको लॉन्च किया गया तो वहां पे कुछ हमारे भाई बंधु थे, कुछ थेरेपिस्ट थे, जिनको समय के अभाव के कारण हमने ये सूत्र जो अल्ट्रा फॉर्मूले के सूत्र थे यानी फॉर्मूले थे उसको अच्छे से समय के अभाव के कारण अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो मांग उठी थी कि इसको वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसको पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत ही रोचक विषय था। तो जब भी इसका डेट है ना, मैं इस पे एक कहानी बताता हूँ। मेरे अनुसार ये सत्र सोमवार को होना चाहिए था, राकेश भाई के अनुसार ये सत्र गुरुवार को होना चाहिए था। तो ये सत्र फाइनली 28 अगस्त को सबके समक्ष लाया गया। उस समय पर न्यूरोथेरेपी जो आश्रम परिवार है उसका नाम न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार नहीं था, कुछ और था। तो जब ये सत्र लाया गया तो उसी सत्र के 2 दिन पहले यानी 26 अगस्त को इसका नामकरण किया गया और इसका नामकरण हमारे आदरणीय परम मित्र और परम मित्र और हमारे जो प्रेरणा स्रोत है आदरणीय राकेश चौरसिया जी के माध्यम से इसका नामकरण किया गया और इसका नाम रखा गया न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार। ठीक है। तो जब भी इसको 28 अगस्त को रखा गया है इसका सत्र का आयोजन, तो ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। एक लिमिटेड सीमित जो ग्रुप था, जो बर्थडे सेलिब्रेशन ग्रुप था जिसको आज नैप से जाना जाता है, इसमें केवल एक छोट मैसेज डाला गया। लेकिन देखते ही देखते 100 से उस समय पूरे ग्रुप में 250-300 लोग थे, लेकिन देखते ही देखते ही 100 लोग उस समय तत्कालिक रूप में जुड़ गए। यानी 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे 100 लोग से ज्यादा जुड़ गए और लोग नहीं जुड़ पाते थे। इसकी आगे की कहानी बताते हैं।
बढ़ती संख्या को देखते हुए एक सहयोगी भाई मतलब उन्होंने अपना नाम उजागर करने से मना किया था, तो भी मैं बता सकता हूँ। हरिओम जादव जी ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उन्होंने अपना पेड गूगल मीट उन्होंने दिया, जिसकी संख्या 150 से अधिक थी, यानी कि उसमें 150 लोग जुड़ भी सकते थे और साथ में रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। रिकॉर्डिंग मतलब हमारा गूगल मीट का जो सत्र था उसको रिकॉर्डिंग भी किया गया। तो 15 से 20 मिनट का सत्र जो था फ्री में किया गया था, जिसमें 100 लोग पहले से जुड़ चुके थे और मैसेज आना चालू हुआ कि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए तत्परता से उन्होंने सहयोगी भाई के माध्यम से पेड जूम मीटिंग की व्यवस्था की गई, जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों की क्षमता थी। इसके बाद आश्रम में हर गुरुवार को मिलने वाली खीर की स्मृति में आश्रम में जो खीर का प्रसाद दिया जाता था, जो भी वहां पे थेरेपिस्ट थे जिन्होंने सीखा था, उसी की याद में गुरुवार गूगल मीट का नियमित रूप से प्रारंभ किया गया, जिसमें से आज भी गुरुवार का सत्र उसी खीर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश भर के विभिन्न न्यूरोथेरेपी जुड़ते रहे। आज हमारी पहुंच इंटरनेशनल लेवल पे है। आज ही इसी सत्र के अंदर देश विदेश से बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहन जुड़े हुए हैं। इस श्रृंखला में प्रमुख वक्ताओं में नाम, सबसे पहला जो नाम आता है न्यूरोरत्न पंडित ओंकारनाथ शुक्ला जी। तत्पश्चात निखिल मेश्राम जी, जो आश्रम में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिए थे 23 अगस्त का, उसका वापस से उन्होंने वर्चुअल मीटिंग पे उन्होंने सत्र को लिया। श्री अरविंद पाटीदार जी, जिन्होंने कमाल कर दिया, और सौभाग्य की बात है अरविंद पाटीदार जी के ही सत्र के वजह से आचार्य जी हमें मिले, क्योंकि अभी तक जितने सत्र हुए थे तकरीबन 3 से ज्यादा अल्ट्रा फॉर्मूले पे सत्र हो चुके थे। एक अरविंद निखिल मेश्राम जी के सत्र हो चुके थे और एक अरविंद पाटीदार जी का जब सत्र चल रहा था, उसी सत्र के लास्ट में आचार्य जी जुड़े और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उस मार्गदर्शन से हमें हमारी टीम को इतनी प्रेरणा मिली कि आगे चल करके ही वेद सत्र लाया गया, उसकी भी कहानी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें उसके बाद श्री पवन त्यागी जी आए, आचार्य रामचंद्रन जी स्वयं आए। किस चीज को लेके आए? वीडीआर के ताबड़तोड़ धड़ाधड़ 3 लेक्चर हुए। आचार्य जी सामने से बोले कि उत्तर मैं कुछ सत्र लेना चाहता हूँ T3 के ऊपर, जो मेरा फेवरेट विषय है, मतलब मेरा रोचक विषय है। उन्होंने वीडीआर का जो लेक्चर लिया उसने इतिहास रच दिया। उसके बाद श्री राम गोपाल दीक्षित जी, श्री शांतिलाल चौहान जी, जो जेल की प्रेरणादायक कहानी को लेकर के हम लोग आए थे। पूरी नैप टीम जेल पहुंची थी और जेल की रोटी जेल की मिठाई दिवाली के समय में खा के आए थे हम लोग। उसके बाद आते हैं हमारे सबके चहेते श्री सत्यन आर्य जी, और अभी जिनका नाम आने वाला था वो आए और उन्होंने एक गरिमामयी और ऐसा सत्र लिया कि लोगों के होश उड़ने चालू हो गए कि मतलब क्या ऐसा भी कोई सत्र हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मतलब इतना डिटेल, इतनी सारी चीजें बतानी चालू की गई कि लोगों का जो अनुभव था वो शब्द लोगों को मैसेज आना चालू हो गया कि हमारे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं अनूप सर और आचार्य जी के बारे में हम क्या लिखें। तो अब आते हैं श्री अनूप प्रजापति जी, जो सत्येंद्र आर्य जी के साथ में वैदिक विज्ञान को न्यूरोथेरेपी के साथ समन्वय करके दिखाए थे। उसके बाद आती है सुनीता शर्मा जी दिल्ली से, जिन्होंने किसके ऊपर सत्र लिया था? जिन्होंने हमारा स्वर विज्ञान के ऊपर सत्र लिया था। उसके बाद सत्येंद्र आर्य और सुनीता शर्मा जी का कॉम्बिनेशन में कंबाइन में एक लेक्चर किए गए थे जो स्वर विज्ञान पे ही था। फिर से आती है डॉक्टर लेखा नायर जी, डॉक्टर दीदार सिंह नागी जी, इन्होंने शोल्डर पेन के ऊपर बहुत ही बढ़िया सत्र लिया। उसके बाद त्रिमूर्ति में एक मूर्ति जो रह गए थे, श्री मुकेश बंजारा जी, उन्होंने भी आश्रम के कार्यक्रम से पहले वाले गुरुवार को अपनी ज्ञान गंगा से हमारी जो प्यास थी उसको उन्होंने बुझाने की चेष्टा की, लेकिन वो प्यास बुझी नहीं और गला सूखना चालू हो गया। उसी चाह में लोग भारी तादाद में कहाँ पहुंचे? आश्रम के कार्यक्रम में पहुंचे।
सहित अनेक विद्वान न्यूरोथेरेपिस्ट ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। देखिए अभी हमने जिनका नाम लिया है वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने क्या हुए थे, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आए थे, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी इसके पीछे भी बहुत बड़ी टीम काम कर रही थी। मतलब ये संख्या तो केवल वो है, मतलब एक मूवी आई उसमें एक एक्टर का नाम है, लेकिन कैमरामैन कौन थे, हाँ को एक्टर कौन थे, ठीक है, और शूटिंग कहाँ की गई थी, ये सारी बातें तो छोड़ दीजिए। इसके बाद बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं हम, न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार जो अभी का ग्रुप है, गुरु जी के जन्मदिन पर बनाए गए गुरु जी बर्थडे सेलिब्रेशन सूर्यमल आश्रम, एक ग्रुप का नाम था गुरु जी बर्थडे सेलिब्रेशन सूर्यमल आश्रम, जो कि राकेश आदरणीय राकेश चौरसिया जी के द्वारा बनाया गया था। 26 अगस्त 2025 को इसका नामकरण बदला गया, व्हाट्सएप समूह को आगे भी जारी रखा गया और 26 अगस्त 2025 को उसका नाम आदरणीय राकेश चौरसिया जी के द्वारा न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार रखा गया, जिसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं। बात आती है नैप की, नैप के ऊपर बहुत विवाद होने लगे, लोगों ने बोला नैप मतलब होता नींद, नींद, छोटी छोटी झपकी। तो हम लोगों को लगा भैया ये तो गलत शब्द हो गया। राकेश भैया अचानक से जोश में आए, बोलते हैं मुझे 1 घंटा समय दो, मैं बताता हूँ नैप का मतलब क्या होता है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और बहुत ही बढ़िया तरीके से नैप को प्रेजेंट किया गुरुजी के, जब गुरुजी एक झपकी लेते थे, एक नैप लेते थे, कैसे न्यूरोथेरेपी का एक फॉर्मूला बनता था, इसको जोड़ा। और एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के समझ प्रस्तुत किया गया। उनके लिए तालियां, जो उन्होंने इतना बढ़िया अर्थ हमें नैप का उन्होंने बताया। इसके पश्चात नैप की टीम द्वारा एक और कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो न्यूरोथेरेपी की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम सिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक न्यूरोथेरेपी जुड़ चुके हैं। इस महाआयोजन का नाम रखा गया एलिमेंट्री वेद सत्र। यह न्यूरोथेरेपी की आधारशिला है, जिसे आचार्य जी ने गुरु जी के सानिध्य और देखरेख में लिखा। इस एलिमेंट्री वेद सत्र की शुरुआत 2 नवंबर से आचार्य रामचंद्र जी के द्वारा की गई। इसके लिए कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन आचार्य जी, हम सभी का प्रणाम। आप स्वीकार करें कि जो इतना बड़ा ज्ञान गंगा आपने हमारे समक्ष लेकर के आए। इस वेद सत्र में कुछ ऐसे प्रतिभागी भी जुड़े जिन्होंने ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण लिया था और जिनके मूलभूत बिंदु मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट स्पष्ट नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए आदरणीय अनूप सर ने बीड़ा उठाया। अनूप सर भी कमाल के निकले, उन्होंने बीड़ा उठाया कि जो बेसिक न्यूरोथेरेपी है वो मैं कराऊंगा। इसी से आगे चला। वेद सत्र से जुड़े सभी लोगों को 3 महीने का बेसिक कोर्स निःशुल्क सिखाने की जिम्मेदारी अनूप सर के द्वारा ली गई। इसमें प्रतिभागी में आचार्य जी भी सम्मिलित है। आचार्य जी, अनूप सर और एक छोटा बालक, 3 लोग मिलकर के इस सत्र का क्या किए, शुभारंभ किए बेसिक सत्र, बेसिक कोर्स का। इसमें बहुत ही बड़े बड़े जो न्यूरोथेरेपिस्ट थे उन्होंने हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए इसके इनोवेशन में आए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया न्यूरोथेरेपी की मानसिक यात्रा कराई और आश्रम की मानसिक यात्रा कराई। इसी क्रम में यह मांग भी उठी कि न्यूरोथेरेपी का बेसिक कोर्स ऑफलाइन भी सिखाया जाए। इस मांग को तुरंत ध्यान में रखते हुए हर वर्ष आश्रम में होने वाले 25-26 जनवरी के कार्यक्रम के साथ एक और बड़ी घोषणा की गई। इधर छोटा सा रुमाल चाहिए, सरक रहा है, बोलो ना कल और 5 दिवसीय न्यूरोथेरेपी एंड वैदिक विज्ञान का प्रैक्टिकल वर्कशॉप, इस वर्कशॉप के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया है और यह कार्यक्रम आश्रम न्यूरोथेरेपी तथा वैदिक परंपरा के संगम का एक ऐतिहासिक अध्याय बना। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। देखिए एक मनमोहक छवि
ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। अभी तक की यात्रा कैसी लगी, आप लोग अपना अनुभव साझा करें। पंडित जी, अभी अभी नस पकड़नी केवल मैं फील करनी शुरू की है। हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक है कि जिस प्रकार से हमने एक जो आश्रम में आए थे उनको लाइव डेमो में वॉइस टंग नहीं आ डायग्नोस रही है, वॉइस क्लियर, वॉइस और आ रही है सत्येंद्र जी, आ रही है, आप बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अभी आ रही है। पहले भी आ रही थी। ओके सर आ रही है एकदम क्लियर। ओके ओके ओके। मैं ये कह रहा था सर कि नैप परिवार और उसके सदस्य, हम इस बात के लिए एकदम मतलब गुरुजी के समक्ष कहें, आचार्य जी के समक्ष कहें, अनूप सर के समक्ष कहें, आप लोगों के समक्ष कहें, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सब लोगों को वहां तक जानकारी होनी चाहिए, अकेला पल्स को पकड़ना नहीं, वहां तक कि उसको पेशेंट को आप ये बता सको कि कल आपने ये खाया था और 1 महीना पहले ये खाया था। जी सर। और जो लोग आश्रम में आए थे तो उनको उनका हमने एकदम लाइव टंग डायग्नोज किया था कि उसके मदर को क्या था और उनको क्या है जी। और कहाँ कहाँ दिक्कत है, वो पूरा मतलब किसी के फोटो और किसी की नहीं थी, वो जो आश्रम में आए थे लोग उन्हीं की थी, उनको जिसको जो भी था। और तो उसी प्रकार से हम सब लोगों को कि उस लेवल तक सब पहुंचे कि हमारा जो आयुर्वेद रहा है या हमारा जो गुरु जी ने जहाँ जहाँ से चीजें उठाई, जहाँ जहाँ से उसका एकदम प्रॉपर सबको नॉलेज हो, हमारा वहां तक का टारगेट है। और ये एनएपी परिवार का भी यही एक उद्देश्य है कि सब लोग शिक्षक बने। और इस मैं सबको मतलब बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद एनएपी परिवार का कि यह जो अभी कार्यक्रम हुआ है 25-26 का और 26 से 31 तारीख तक का, इस कार्यक्रम में जो भी टीचर रहे उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि सबको शिक्षक बनाया जाए, जितना बताया जाए उसमें शिक्षक बनाया जाए। तो आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम है उसमें आप भी इस चीज का मतलब साक्षी बनिए, इस चीज के गवाह बनिए कि क्या वास्तव में आश्रम परिवार इस प्रकार का काम कर रहा है, तो जिससे कि और रास्ता साफ हो और आगे जल्दी 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 बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी कदम रखे जाएं। धन्यवाद सर। ठीक है, ट्रीटमेंट का नाम है चक्र उपचार ट्रीटमेंट, और मैं गारंटी दे सकता हूँ ये ट्रीटमेंट को बहुत दिनों से दिया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत दिन पहले बनाए गए थे। ठीक है, और डेट और समय वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्या इस पॉइंट का लॉजिक किसी को मालूम है? अभी तक तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, एक ट्रीटमेंट की उत्पत्ति क्यों हुई, ये क्या काम करता है, किसी को कोई मालूम है? मैं आप बताना चाहता हूँ, यात्रा बताना चाहता हूँ। अभी तक तो ट्रीटमेंट एक सब लोग जान रहे थे, अब ये लोग बहुत सारे लोग प्रश्न उठेगा कि ये ट्रीटमेंट पे तो पहले भी सत्र हो चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जिज्ञासावश बताना चाहूंगा, ये ट्रीटमेंट लॉन्च नहीं किया गया था ऑफिशियल, केवल ट्रायल फेज पे थे। अब लॉन्च होने के बाद इसकी शक्ति कैसी बदल गई मैं आपको दिखाता हूँ, आज के सत्र में ही दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है, CNNF गैस गैस पेन पेन WD 22 फिंगर गैस गैस पेन पेन WD, जिसको भी लिखना है तुरंत लिखना चालू करें, क्योंकि अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो पंक्ति है, स्टेप है, पहला और सेकंड, पहला और दूसरा, ये किस लिए दिया जा रहा है? अपान वायु, समान वायु वो मणिपुर चक्र व स्वादिष्ठान चक्र को उकसाने के लिए। अपान वायु, समान वायु, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को उकसाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी वाली पंक्ति है, 8 पेन 6 गैसोलीन 6 वेसाइड 6 WD 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 ADR। ये हमारा वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, शरीर के ग्रंथियों को उकसा रहे हैं। जैसे पहले हम क्या करते थे न्यूरोथेरेपी में, या तो लेफ्ट साइड के ग्रंथियों को उकसाते थे या तो राइट साइड के ग्रंथियों को उकसाते थे, लेकिन
या तो दोनों साइड के, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट है इसमें हम दोनों साइड के ग्रंथियों को उकसाते हैं। अभी तक न्यूरोथेरेपी में वर्टिकली कभी भी कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। अगर बनाया गया है तो जरूर आप लोग बताएं और उसके परिणाम भी बताएं। ठीक है, इस पे बाकायदे अनुसंधान किया गया और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय राकेश चौरसिया जी रहे, जिनके कारण ही हमने अध्यात्म की दृष्टि पकड़ी, अपनी अध्यात्म की आंखों से न्यूरोथेरेपी को देखना चालू किया। और उसी प्रकार नाड़ी के लिए सत्यनारायण जी का बहुत बहुत आभार, जिनके दृष्टि हमें मिली और उसी दृष्टि से हमने वैदिक विज्ञान को देखना आरंभ किया। तो इसके जो प्रमुख अनुसंधानकर्ता यानी कि प्रधान सबसे बड़े अनुसंधानकर्ता जो रहे वो माननीय आदरणीय श्रीमान अनूप प्रजापति जी रायपुर से रहे। इन नामकरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसका जो क्रम है वो भी पूरी तरह से इनके ही द्वारा विकसित किया गया है। सहयोगियों में बहुत सारी लिस्ट है, तो नाम आपको स्वयं में ही पता चल जाएगी। अभी आते हैं जो इसका तीसरा वाला स्टेप है, वो अपान वायु, समान वायु, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को क्या करने के लिए है, उकसाने के लिए दिया गया है। और जो नीचे वाला है अनूप सर, ये इसके ऊपर आप विस्तार में बताएंगे। अनूप सर इसके बारे में विस्तार में थोड़ा बताइए। इस लाइन के लिए पांचवा वाला जो स्टेप है यहाँ पे किस लिए दिया गया है? पांचवा वाला स्टेप में कौन सा है? जो हमारा चौथा वाला स्टेप है, हाफ कुंडलिनी 40 सेकंड, हाफ कुंडली 40 सेकंड ना। हाफ कुंडली 40 सेकंड मोस्टली ग्लैंड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पिनियल ग्लैंड के लिए उकसाते हैं और वैदिक शास्त्रों के अनुसार वो सहस्त्रार चक्र के लिए है, चक्र के आधार पर सहस्त्रार चक्र के लिए है। अगर उसे पंच वायु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्राण वायु को सक्रिय करने के लिए है। ठीक है, तो इसमें तीनों आ गया। वैदिक चिकित्सा में आपका चक्र भी आ गया और आपका वायु भी आ गया। तो ये सहस्त्रार चक्र, प्राण वायु और हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए है। और इसके बाद है 6 मेडुला और 4 थायराइड पी। 6 मेडुला एंडोक्राइन ग्लैंड के दृष्टिकोण से आपको मालूम है हाइपोथैलेमस के लिए है और हाइपोथैलेमस जो है वायु की दृष्टिकोण से प्राण वायु के अंतर्गत आता है। प्राण वायु का संबंध ब्रेन से है। ठीक है, और उनमें हम लोग अगर चक्र को देखा जाए तो कौन सा चक्र है, ये आपको बताया गया था, आज्ञा चक्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पास पास है तो ये आज्ञा चक्र के अंतर्गत आता है। इसलिए 6 मेडुला और 4 थायराइड को साथ साथ दिए है। तो 4 थायराइड भी आपको मालूम है न्यूरोथेरेपी की दृष्टिकोण से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाने के लिए दिया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का संबंध हमारे चक्र के आधार पर देखा जाए तो उनका संबंध आज्ञा चक्र से है। किससे है? आज्ञा चक्र से। और वायु, पंच वायु के अंतर्गत ये इनका संबंध प्राण वायु से है। ठीक है, तो वैदिक चिकित्सा के अनुसार ये आज्ञा चक्र और वायु प्राण वायु के अंतर्गत आते हैं। न्यूरोथेरेपी में जो 4 थायराइड पी देते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है 4 थायराइड। 4 थायराइड जो दिया गया है उनका संबंध है थायराइड ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड का संबंध हमारे चक्र के आधार पर विशुद्धि चक्र के अंतर्गत आता है। क्या? विशुद्धि चक्र के अंतर्गत। और इसे हम लोग अगर 5 वायु में देखा जाए तो इनका जो है उदान वायु के अंतर्गत आता है, उदान वायु के अंतर्गत। ठीक है, तो एक प्रकार से ये विशुद्धि चक्र और उदान वायु को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है और न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत 4 थायराइड हम लोग थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है ना। और इसके बाद जो थाइमस जो ओनली जो है ये है हमारा अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड का संबंध है अनाहत चक्र से है और अनाहत चक्र का संबंध केवल थाइमस ग्लैंड से नहीं होता। अनाहत चक्र का संबंध थाइमस ग्लैंड, हार्ट और लंग्स तीनों के लिए होता है। ठीक है, तो ये अनाहत चक्र के साथ साथ अगर वायु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका संबंध है प्राण वायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थाइमस, लंग्स और हृदय ये तीनों का संबंध प्राण वायु के अंतर्गत आता है। तो इस दृष्टिकोण से थाइमस ओनली दिया गया है अनाहत चक्र के सक्रियता के लिए। ठीक है, इनके अलावा लास्ट में दिया गया है फेदर टच दिया गया है और फेदर टच जो होता है
आप सबको मालूम है जो तीनों प्रकार के जो नाड़ियां है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पर तीनों नाड़ियां मिलते हैं उसी जगह को हम लोग चक्र के नाम से जानते हैं, चाहे ईड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, जहाँ पर तीनों जुड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्र के नाम से जानते हैं। और इसी चक्र को हम लोग आगे चक्र से चालू करके स्पाइन के थ्रू बैक साइड जाते हैं, जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दोनों को ध्यान में रख करके चक्र फेदर टच दिया गया है ताकि उनमें सक्रियता आए। तो इस प्रकार से ये वैदिक विज्ञान के साथ साथ न्यूरोथेरेपी का तालमेल करके ये नया लॉजिक दिया गया है। और ये फार्मूला देने से निश्चित रूप से ही हम भी यही फार्मूला ज्यादातर यूज करते हैं मरीजों को, और एक ही ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। और ये प्रैक्टिकल किया गया है पूरे देश भर में नेप परिवार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। तो आप लोग भी ने भी इनका रिजल्ट देखे होंगे और आप लोग भी फीडबैक दिए हैं इस ग्रुप के माध्यम से, और ये यथावत अभी जारी है। बाकी ओंकार जी आपको बताएंगे। हाँ जी, अनूप सर बहुत बहुत धन्यवाद व्याख्यान करने के लिए। और जैसे कि हमने पहले ही बता चुके थे कि विशेष आभार आदरणीय राकेश चौरसिया जी को क्यों जाता है, क्योंकि जो ये आध्यात्मिक जो है, ये जो आध्यात्मिक वाला हिस्सा है जिसको अध्यात्म से जोड़ा कैसे जा रहा है, उसका जोड़ने का जो कुंजी थे वो राकेश जी थे। उन्हीं की प्रेरणा से हमने क्या किया, इसको जोड़ पाया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट है, इसमें जो ये वाला पार्ट है, जो इसमें है ना 5 वाला है, फेदर टच, हेड टू होल स्पाइन, स्पाइन से टिल नीचे तक, जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है ना आज ही समय के अभाव के कारण नहीं हो पाया, लेकिन थोड़े ही समय में है, सत्र के मतलब समाप्ति से पहले इसको वीडियो है ना आप लोगों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कैसे इसको 3 जो प्रकार है, 3 देने के प्रकार है, वो तीनों प्रकार आपको दिखाए जाएंगे और समझाए जाएंगे। तब तक के लिए हम आगे सत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी शरीर की समस्याएं और उनके अल्ट्रा चक्रोपचार, यानी कि शरीर के अगर अंदर कोई समस्याएं हैं और उसके आधार पर अगर हमें अल्ट्रा चक्रोपचार देना है तो कैसे दिया जाए, मतलब कंडीशन के अनुसार कैसे मॉडिफाई किया जाए। अब इस पे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है, इस पर एडी की हड्डी सेम ट्रीटमेंट देना है। आपको मैं फिर से वापस से दिखा देता हूं। अगर हम कभी भी एडी की हड्डी अगर बढ़ी है तो हमें 2 पॉइंट नहीं देना चाहिए। कौन सा? तो एक थायराइड पी जो ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा और थायराइड कैल्सिटोनिन के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम बढ़ाते हैं। चूंकि इस पर पहले से कैल्शियम बढ़ने और हड्डी बढ़ने की बीमारी है, इसलिए उपचार देने से बीमारी क्या हो सकती है, बढ़ती है। तो यानी कि ट्रीटमेंट हमको चक्रोपचार ही देना है। तो उसमें क्या बदलाव किया जाए, इस पे जाते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट बनता है हमारा स्पर के लिए। अब इसमें मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए, इसको विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले स्पर यानी कि बीमारी क्या है, इस पे संक्षेप में एक परिचय देख लेते हैं। इस बीमारी में पांव की एड़ी हील में एक कांटे की तरह हड्डी बढ़ जाती है, जिसके कारण चलने में बहुत ही दर्द होता है। यह आमतौर पर एड़ी की हड्डी के नीचे पाया जाता है। चलते समय पैर के तलवे को जमीन पर रखने पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पैर में जलन और सुई चुभने जैसा एहसास भी हो सकता है। यह बीमारी हड्डी के कैल्शियम के बढ़ने के कारण होता है। उसे हड्डी का अनचाहे रूप में बढ़ जाना, अनवांटेड ग्रोथ भी कहा जा सकता है। डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन करके इसे काट देते हैं, पर 6 महीने के बाद वो फिर से आ जाता है। डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं कि जूते या चप्पल में जहां हड्डी बैठती है वहां छेद करके होल कर लें, ताकि हड्डी पर वजन ना आए और दर्द का एहसास ना हो। ठीक है। अभी इसके लिए न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, सबको मालूम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं अभी तक के भी जो ट्रीटमेंट बने हैं न्यूरोथेरेपी में, उससे ज्यादा प्रभावशाली ये ट्रीटमेंट है अगर इसको सही तरीके से दिया जाए। और लेकिन जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जो यहाँ पे एक सूत्र बताया गया है, पूरी तरह इस पे आश्रित नहीं होना है। इस ट्रीटमेंट में कंडीशन के अनुसार बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं CNNS गैस
पैन पैन WD। ये वाला सीक्वेंस का हमने लॉजिक भी बता चुके थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे 3 रमन पेरिटोनियम को उकसाने के लिए दिया गया है। 30 मेडुला, क्योंकि इस पर अपने आप पे एक इन्फ्लामेशन की बीमारी है, तो 30 मेडुला उसको उसमें जरूर ऐड करना पड़ेगा हमें। 8 पेन को हम ना बदलाव कर सकते हैं, 1 पेन से लेकर 18 पेन के बीच में कोई भी संख्या का हम चुनाव कर सकते हैं कंडीशन अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 6 गैस ओनली, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे 1 गैस ओनली 6 पॉइंट भी रखा जा सकता है। अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो 6 गैस ओनली देने से भी कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, केवल हमें गैस आई की जो संख्या है उसे हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जो गैस आई की संख्या है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 गैस आई करना पड़ेगा, या तो अल्ट्रा गैस आई यानी 10, 12, 16 वो हम दे सकते हैं। 6 WD, इसमें संख्या में बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम देंगे 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, ठीक है। हाँ, इसमें बदलाव किया जा सकता है, जिस एडी में अगर है उसके लिए स्पेसिफिक भी दिया जा सकता है, लेकिन दोनों भी दिया तो कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे राइट ओवरी का भी काम है इन्फ्लेमेशन को खत्म करना, ठीक है। और कैल्शियम क्या हुआ है, हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ गया है, हड्डियों के अंदर एसिड बढ़ गया है, उस एसिड को निकालने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में 10 ADR का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा सूत्र बनता है 3 रमन 30 मेडुला 8 पेन 6 गैस ओनली 6 गैस आई 6 WD 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 10 ADR। अब इसको हम 1 मिनट के बाद एक बार और दे सकते हैं। और कैल्शियम कहाँ बढ़ गया है, हड्डियों के अंदर। तो उसके बाद जो हमारा वहां पे हमने ओरिजिनल जो चक्रोपचार था उसमें हमने क्या देखा था, हमने वहां पे देखा था कि क्या नहीं देना है, जब भी इस पर की बीमारी होगी तो हमें थायराइड पी और थायराइड नहीं देना है, क्योंकि थायराइड पी ऑस्टियोब्लास्ट के माध्यम से और थायराइड कैल्सिटोनिन के माध्यम से हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें पहले से ही कैल्शियम क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो उस कैल्शियम को निकालने के न्यूरोथेरेपी में सबसे बढ़िया सूत्र बनता है, वो है 4 पारा 7 लीवर 8 चेस्ट 10 ADR, यानी कि एंटी कैल्सिफिकेशन। इस फॉर्मूले अगर कोई भूल जाता है तो मल्टी हेपरिन का जो सेकंड वाला स्टेप है यही वाला है, तो ये हम दे सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप लोग सब बहुत अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो फिजिकल पॉइंट हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिजिकल पॉइंट आप कंडीशन के अनुसार आपके पास जो भी बढ़िया सा बढ़िया फिजिकल पॉइंट है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। इसका परिणाम आपको, हम यहाँ पे कहीं पे भी दावा नहीं कर रहे हैं कि ये इस पर को ही ठीक करेगा, इसके अलावा भी ये ट्रीटमेंट बहुत सारी बीमारियों का काम करता है, बहुत, यानी कि बहुत सारी में। केवल हम आपको एक मैप बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं कि एक ट्रीटमेंट को लेकर के कैसे 100 ट्रीटमेंट में बदला जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे पढ़ाने का है और आपको एक शिक्षक बनाने का है, और कैसे फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाए उसके लिए है। जैसे हमने ओल्ड UDF के बारे में अभी आप देख पा रहे होंगे, आश्रम परिवार में बताया जा रहा है, तो इसीलिए शिक्षित किया जा रहा है कि जितना ज्यादा आप समय बचाएंगे उतना ज्यादा आप सर्वश्रेष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट कहलाएंगे। पूरा का पूरा देने की जरूरत नहीं है, आपको उचित अनुसार आप राइट परखू का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर कंडीशन आपको राइट परखू का नहीं है तो केवल लेफ्ट परखू देना तो वो भी दे सकते हैं। तो जब हमारे पास ज्ञान रहेगा तो हम संख्याओं को अपने हिसाब से तोल मोल कर सकते हैं, बढ़ा घटा कर सकते हैं, किसके लिए, पेशेंट के कंडीशन के अनुसार। देखिए यहाँ पे कोई गधा नहीं है, हाँ, कि रेडीमेड ट्रीटमेंट उठा उठा के देते जाओ। अगर जरा सा भी बुद्धि विवेक है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो टैग लाइन है, शिष्य से शिक्षक का संकल्प उठाए, न्यूरोथेरेपी को जन जन तक पहुंचाए, उस प्रेरणादायक शब्द को अपनाना पड़ेगा। यानी कि आपको थेरेपिस्ट अपने आप को बोलना बंद करना पड़ेगा, अपने आप को न्यूरोथेरेपी के शिक्षक के रूप में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तो ही आप बुद्धिमान बन पाएंगे। समय का बचत होगा, जितना ज्यादा कम समय में आप पेशेंट को ठीक करेंगे उतना ही ज्यादा वाहवाही होगी आपकी। 2 घंटे के ट्रीटमेंट में ठीक करने से वाहवाही नहीं हो सकती। जितना छोटे से छोटे ट्रीटमेंट में, जितना संक्षिप्त ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को ठीक करते हैं, सटीक ट्रीटमेंट में ठीक करते हैं, दावे के साथ ठीक कर सकते हैं, करते कि 15 ट्रीटमेंट लगेगा, 15 से 16वां ट्रीटमेंट भी हम आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी है 15 ट्रीटमेंट में टाल ठोक करके जब बोलना चालू कर देंगे कि 1 महीने में इस पर हम ठीक कर सकते हैं, 20 दिन में हम 30%, हम नहीं बोल रहे आप 100% बोलो, आप एक बोल तो सकते हैं ना, 30% आपको 5 दिन के अंदर परिणाम दिखा सकते हैं हम।
ऐसा बोलने का तो साहस रखिए, ठीक है। हम नहीं जाने वाले किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, आपको जाना है। तो आप अगर जाते हो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के पास, किसी भी न्यूरोथेरेपी को कहीं पे भी प्रेजेंट करते हो, तो ताल ठोक करके बोलने आना चाहिए और पूरा विश्लेषण करने आना चाहिए। सामने वालों को ऐसा समझाओ कि वो चरण पे आपके गिर जाए। उसको लगना चाहिए कि हाँ भैया ये न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है, ये मालिश मसाज वाला चिकित्सक नहीं है, जब इतना डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैलेंज ये है कि आप इसके कम से कम 10 उपयोग ढूंढ के देंगे। जो लोग इसी सीक्वेंस का अगर 10 परिणाम ढूंढ के दिखाते हैं, उनके लिए नैप के तरफ से एक विशेष भेंट रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए समय 1 महीने से भी ज्यादा का समय ले सकते हैं। ये वाला जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस का हमने इस पर के लिए बनाया है ये सीक्वेंस। हमें इसके अलावा भी बहुत सारे इसके परिणाम मालूम है, किसको देने से और क्या क्या परिणाम आते हैं, केवल आपको ढूंढ करके निकालना है। क्योंकि आप न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है, आप शिक्षक हैं, तो आपको एक एक पॉइंट का लॉजिक मालूम होना चाहिए, एक एक पॉइंट के तर्क वितर्क में मालूम होने चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे। हमने क्या, हमारी टैगलाइन यहाँ पे क्या थी? शरीर की समस्याओं और उनके अल्ट्रा चक्रोपचार, यानी कि जैसे शरीर की समस्या है उसी के आधार पे अल्ट्रा चक्रोपचार कैसे होना चाहिए। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है, आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूले की कमी नहीं है। आप एक एक फॉर्मूले का जब सीक्वेंस देखेंगे दंग रह जाएंगे, ठीक है। अभी हमें चक्रोपचार ही देना है, दूसरा ट्रीटमेंट हमको देना ही नहीं है। और चक्रोपचार से ही हमें क्या करना है? साटिका को ठीक करना है। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले साटिका का जो परिचय है, जो न्यूरोथेरेपी जिस भाषा में बात करती है वो भाषा हमें मालूम होनी चाहिए। यानी कि हमें ये नहीं मालूम होना चाहिए कि गूगल पे हमने साटिका का विश्लेषण देखा और ठोक दिए पेशेंट को। हाँ, तो जब तक आपके शब्द मूल्य नहीं होंगे, मूल्य मतलब अनमोल नहीं होंगे। अगर एक पेशेंट साटिका के लिए 10 जन से मिलके आया, अभी जो विशाल जी ने जो प्रश्न पूछा था कि वैदिक न्यूरोथेरेपी नाम से वहां पे आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी चल रही है और उनके थेरेपिस्ट कम हो रहे हैं, उसका उदाहरण हम बताते हैं। अगर पेशेंट आपके पास गलती से भी आ गया, अगर आप उसके बीमारी को एक अलग शब्दों से बताते हो और समझाते हो, अच्छे से डायग्नोस कर देते हो, तो आप वहीं पे उसके अंदर हृदय में एक ऐसा प्रभाव छोड़ देंगे कि वो थेरेपिस्ट अपने तो आएगा ही आएगा, साथ में और 10 थेरेपिस्टों को वो पेशेंट आएगा ही आएगा, साथ में 10 और पेशेंटों को लेके आएगा। क्षमा चाहेंगे, बार बार थेरेपिस्ट शब्द इधर इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि पेशेंट देखने का काम हमारे द्वारा बहुत ही कम इस समय किया जा रहा है, 2 से 3 महीनों से बहुत ही कम। क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमने बहुत सारे, हमारे एक सेंटर भी थे, उसको भी हमने समय के कारण, अभाव के कारण, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, वहां पे समय नहीं दे पा रहे, तो उसके कारण वहां पे बंद किया गया। और हमारे पास थेरेपिस्टों की संख्या ज्यादा है तो पेशेंट से हम ज्यादा बात नहीं कर पाते, तो इसके लिए बार बार थेरेपिस्ट ही चल रहा है जुबान पे। अभी चलते हैं साटिका। साटिका के बारे में न्यूरोथेरेपी क्या कहती है देख लेते हैं। साटिका नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व है। जब भी किसी चोट, इंजरी, भारी वजन उठाने के कारण यह नर्व दब जाती है, तो इससे होने वाले दर्द को ही साटिका दर्द या तो साटिका डिजीज कहते हैं। इस दर्द के कारण व्यक्ति टेढ़ा, टिल्ट भी हो सकता है, जो कि केवल न्यूरोथेरेपी ही दावा करती है। टिल्ट केवल न्यूरोथेरेपी में ही ठीक की जाती है, बाकी का कोई भी बीमारी में टिल्ट ठीक नहीं किया जाता है, न कि टिल्ट को डायग्नोस किया जाता है। टिल्ट केवल न्यूरोथेरेपी ही डायग्नोस करती है। न्यूरोथेरेपी के पास ही सूत्र है जो कि 10 से 15 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में, बहुत ज्यादा लगा 3 महीने में, इतने में तो टिल्ट, कोई भी जटिल से जटिल टिल्ट को क्या किया जाता है? ठीक कर दिया जाता है। मुख्य कारण: कमर या पीठ पर चोट लगना, नीचे से कोई भी भारी वस्तु गलत तरीके से उठाना, यानी कि जमीन पे कोई भी भारी वस्तु रखी गई है, उसको न्यूरोथेरेपी के सिद्धांतों के अनुसार हम कैसे झुकना है, कैसे उठना है, कैसे क्या करना है, उसके अनुसार अगर हम नहीं उठाते हैं तो उसके कारण भी क्या हो सकती है?
हमारा नस नर्व क्या हो सकता है, दब सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। किसमें? L4 L5 S1 मनकों में। जो मनके हैं उसमें समस्या, डिस्क प्रॉब्लम या अपनी जगह से खिसकना, डिस्क का क्या हो जाना, अपनी जगह से खिसकना। और उसके कारण क्या हो सकता है, हमारा साइटिका नर्व में पेन आ सकती है। जो मुख्य सिम्टम है को कमर से लेकर पैर तक का तीव्र दर्द, यानी कि शूटिंग पेन जिसको बोलते हैं, चलते फिरते समय में कठिनाई, शरीर का एक तरफ से झुक जाना यानी टिल्ट हो जाना, पैरों में सुन्नपन या भारीपन। अब न्यूरोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है प्राथमिकता के तौर पे, वो क्या दिया जाता है? इंजरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो प्राथमिकता के आधार पे दिए जाते हैं, जैसे इंजरी इम्यूजिन्स हुआ, एसिड ट्रीटमेंट हुआ, टिल्ट फॉर्मूला हुआ, बहुत सारे नाना नाना प्रकार के ट्रीटमेंट। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक ही सूत्र को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हम एक सूत्र से अनेक परिणाम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षक बनने का अर्थ क्या होता है? हमको शिक्षक बनाना है, तो यानी हम एक ही फॉर्मूला पकड़ रहे हैं, कंडीशन के अनुसार अलग अलग बीमारियों पे अप्लाई करके देख रहे हैं कैसे परिणाम आते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर टिल्ट है तो पेरिटोनियम को सेट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे में हमें 3 रमन इंटू 3 दिया जा सकता है। उसके साथ में मुखाधोती, हा वाला हु वाला, एसिड बढ़ा हुआ है, ज्यादातर केस में एसिड बढ़ा हुआ था, लेकिन अल्कली बढ़ने के कारण यानी स्टिफनेस आने के कारण भी ये चीज हो सकता है। अगर स्टिफनेस होने के कारण हुआ है तो ये रेडीमेड खीर बना करके मुझे परोसने की आदत नहीं है, आप लोग लिखना चालू करें। अगर स्टिफनेस बढ़ने के कारण हुआ, स्टिफनेस आने के कारण हुआ है, तो हमने पहले ही बताया था 15 मेडुला इंटू 3, CNNS गैस लेफ्ट काफ मसल घिसा इंटू 3, ये देने से ही स्टिफनेस कई गुना कम हो जाता है। उसके बाद आप इस पूरे ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। अगर स्टिफनेस बढ़ने के कारण नहीं है, एसिड बढ़ने के कारण आया, हमने पहले ही बता दिया था, हम जिस फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, न लेफ्ट साइड के ग्रंथियों को उकसाता है, न कि राइट साइड के ग्रंथियों को उकसाता है, वो वर्टिकली क्या करता है, ग्रंथियों को उकसाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें एसिड एल्कली चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा हम ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि ना हम शरीर को संतुलन को बिगाड़ नहीं रहे हैं, हम वर्टिकली ग्रंथियों को उकसा रहे हैं। तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम एसिड चेक कर ले, अल्कली चेक करें। अगर रिजल्ट देना है ताबड़तोड़ पहले ही ट्रीटमेंट से इसके परिणाम आपको दिखने लगते हैं। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप बनता है, तो उसमें हम 62 फिंगर गॉलीवर ये अपने शुभेच्छा के अनुसार हम दे सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट छोटा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को छोटा ट्रीटमेंट देने का पसंद नहीं होता है। तो 62 फिंगर गॉलीवर अपने श्रद्धा अनुसार 3 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार अपने अनुसार दे सकते हैं। थर्ड वाला स्टेप आता है 8 पेन, 6 विगर्स ओनली, 6 विगर साइड, 6 WD, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 8 थाइमस चेस्ट। इसके पहले ADR दिया गया था, यहाँ पे हम दे रहे हैं 8 थाइमस चेस्ट। अब इस पूरे श्रृंखला को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार उकसा सकते हैं। मैं दावा करता हूं, आप दे के देखिए, अभी तक आप जो परिणाम पाते थे दूसरे अन्य ट्रीटमेंट से, उससे ज्यादा प्रभावशाली परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देंगे, अगर कहीं पे भी कैल्सिफिकेशन हुआ है, उसके कारण नर्व देख रही है, देखिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हम बोल रहे हैं बार बार, कंडीशन के अनुसार अगर इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, पेशेंट के अनुसार, मतलब पेशेंट के अनुभव के अनुसार, पेशेंट को क्या दिक्कत है उसके आधार पर अगर इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, तो पहला ही ट्रीटमेंट 70 से 80% रिजल्ट लाने का काबिल रखता है। इसमें पैनक्रियास भी आपको खुद को चुनना है, गैस ओनली जो है आपको खुद से चुनना है, गैस आई की संख्या आपको खुद से ही चुनना है। ये यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, तो आपका खुद ही चयन होना चाहिए पेन पॉइंट के आधार पे, जो पेन पॉइंट न्यूरोथेरेपी के 20 पेन पॉइंट है उसके आधार पे, और 21वां पेन पॉइंट अभी हमारा ये बन रहा है नर्व के आधार पे, जो वैदिक विज्ञान के साथ तालमेल करके बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी हम एंटी कैल्सिफिकेशन यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 4 पारा, 7 लीवर, 8 चेस्ट, 10 ADR। ठीक है, इसके बाद अगर देना है तो हम एंटी डिसबंज ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जिसको दत्ताराम ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, जो कि अभी तक आप लोग अल्ट्रा बैक पेन ट्रीटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में आप देते थे। दूसरे बात, इसी ट्रीटमेंट को आप अल्ट्रा बैक पेन के हिसाब से जो भी फिजिकल पॉइंट बताए गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में उसमें भी साटिका के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे, उसको भी बता सकते हैं।
आचार्य जी कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं? आचार्य जी। या इसमें सबसे बढ़िया और सबसे मैंने लॉजिकल जो पॉइंट है जो सबके दिमाग में आना चाहिए वो है ये 6 WD के बाद 6 राइट, मैंने मैं 6 WD भी नहीं बोलूंगा, WD के बाद राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी और कभी कभी परखू, ठीक है। इसके समझ लीजिए ये क्यों इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अनेक लोग पहले, मैंने जो लोग स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं वो पहले राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी देके फिर WD देते थे। ये क्यों उचित नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा ये गलत है। अगर रिजल्ट आ गया तो गुरुजी हमेशा बोलते थे रिजल्ट आ गया तो वो नया फॉर्मूला, ठीक है, जैसे इधर भी अभी इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन WD के बाद राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी क्यों, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि WD जो है आप सबको मालूम है, WD ठीक नाभि के नीचे, ठीक उस एरिया को टारगेट करता है, नाभि के नीचे, है ना। तो नाभि के नीचे के बाद ही नीचे, उसके बाद ही ना राइट ओवरीज आते हैं। और इसमें भी आपको याद रखना है, ओवरीज में भी आपको राइट पहले लेफ्ट बाद में। नॉर्मल लोगों के लिए जिनको मैंने दूसरा कंडीशन है, जो नॉर्मल मैंने एसिडिक कंडीशन जो है उसमें राइट ओवरी के बाद लेफ्ट ओवरी देते हैं। लेकिन अगर किसी को लेफ्ट मैंने अल्कलाइन कंडीशन है तो आपको पहले लेफ्ट ओवरी देना है और फिर राइट ओवरी देना है। और उसमें भी आपको पेन पॉइंट के अनुसार, मैंने क्वांटिटी जैसे बोल रहे हैं ना पंडित जी कि पेन पॉइंट के अनुसार आपको क्वांटिटी कम ज्यादा करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। और इसका नमूना मैंने ऑलरेडी आपको 125 DCC में विस्तार रूप से मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टीचर बनने वाला है, जैसे बार बार हम लोग बोल रहे हैं टीचर बनना है तो आपको फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। तो पंडित जी ने कहा है ना ये चीज याद की, पहले WD फिर उसके नीचे राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी कोई भी जो भी है, और उसके नीचे परकू, क्योंकि परकू और नीचे आ रहा है। आपको ट्रीटमेंट पॉइंट से तो पता है ना कि पहले ऊपर WD है उस एरिया में, और उसके बाद आता है बाइफर्केशन हो रहा है। मैंने कोई भी स्टैंडर्ड आप अपने हार्टरी का क्या बोलते हैं पिक्चर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे बाइफर्केशन होता है उधर। तो इसीलिए WD राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी, उसके बाद परकू जो भी है उसमें भी आप लेफ्ट राइट वो आपको इसके कंडीशन के अनुसार देना है। तो इसको समझिए अच्छी तरह से, पंडित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। मैं सुन ही रहा तो मैं सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी सब लोग ध्यान दें, तभी आप मैंने खुद के अपने पॉइंट्स बना सकते हैं और पेश आपके पास जो अन्य स्टूडेंट्स आते हैं उनको कैसे सिखाना आप समझ में आएगा। हाँ, केवल अपने लिए समझ लिया होगा नहीं, आपको मैंने लॉजिक के साथ दूसरे स्टूडेंट्स को तैयार करना है, उसके लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, ओके पंडित जी आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। आचार्य जी आपका जो सुझाव था बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रीटमेंट बनाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से अभी आचार्य जी के आधार पे यहाँ पे आप लोग तुरंत ऐड करिए 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी के बाद 8 हाइमस्टेप देने के बाद, उसके बाद जो हमारा चौथा वाला स्टेप है, चौथा वाले स्टेप को 5वें स्टेप पे करिए। उसके पहले 8 राइट परखू 8 लेफ्ट परखू कंडीशन अनुसार हम दे सकते हैं। या तो जिस साइड में साइटिका पेन है, अगर वहां का हम है ना नाइसिन B12 फॉलिक एसिड थाइमिन को चेक करेंगे, उसके आधार पे भी हम परखू को डिसाइड कर सकते हैं। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को भी दे सकते हैं मैन्युअली। खाली B12 में ही पेन है तो खाली B12 को ही देखे, नियासिन में पेन है तो नियासिन को देंगे, फॉलिक का पेन है तो फॉलिक, मैन्युअली भी जा सकते हैं। गधागिरी नहीं करना है। हाँ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एंटी कैल्सिफिकेशन या तो एंटी डिस्बर्न ट्रीटमेंट या तो जिसको दत्ताराम भी बोला जा सकता है आप दे सकते हैं, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी आपके पास सबसे जबरदस्त अनुभव के आधार पे जो भी फिजिकल पॉइंट है उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी तक का जो अनुभव है अगर सही है तो आगे चलते हैं। अब भी क्या हम इस ट्रीटमेंट का अब अलग श्रेणी में जाते हैं, जो कि न्यूरोथेरेपी पूरी तरह से दावा करती है कि एसिड बीमारी है। तो क्या हम बिना एसिड ट्रीटमेंट या तो राइट साइड जो भी एसिड वाले ट्रीटमेंट है
उसको बिना दिए क्या हम अपने जो हम फॉर्मूले को ले चल रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये लीजिए, साइनस पूरी तरह से एसिड की बीमारी है। अब कहीं पे भी ना ऑक्सीजन दिया जाएगा, हाँ ऑक्सीजन दिया जा रहा है, समझ आएंगे, हाँ केवल हम क्या अपने ट्रीटमेंट के दम पे, इसी ट्रीटमेंट के इकलौते ट्रीटमेंट के दम पे, चक्रोपचार के दम पे क्या हम मॉडिफिकेशन करके इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले न्यूरोथेरेपी की भाषा को देखते हैं। न्यूरोथेरेपी केवल न्यूरोथेरेपी की भाषा बोल रहा हूं मैं, अन्य कोई भी गूगल से यहाँ से वहां की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? जो ज्ञान मुझे त्रिमूर्तियों से मिला है उसी ज्ञान को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइनस देखते हैं, उसके बाद न्यूरोथेरेपी का उपचार आपके सामने है। जब नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। इसके कारण नाक के अंदर की झिल्ली सूज जाती है और रस्सा यानी जिसको म्यूकस बोलते हैं जमने लगता है या बहने लगता है। इसके प्रकार और लक्षण, टाइप एंड सिम्टम कितने हो सकते हैं? सबसे पहला सिम्टम हो सकता है बंद नाक, यानी कि नोज क्या हो सकता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। अक्सर एसिड बढ़ने के कारण नाक बंद हो जाता है और म्यूकस में दर्द होता है। म्यूकस पॉइंट हमें जरूर चेक करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी बोलती है अगर नाक बंद है तो म्यूकस पॉइंट जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है एसिड नेचर, मतलब पूरा शरीर हमारा एसिड नेचर का होने के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन ही टूटने लगा, डिजनरेट होने लगा, ठीक है? अगर उल्टा इसके विपरीत, अगर नाक बहना, रनिंग नोज है, तो ये शरीर में अल्कली बढ़ने के कारण नाक से पानी बहता है। और जब अल्कली बढ़ने के कारण नाक से पानी बहता है तो उसके कुछ सिम्टम दिखते हैं। सबसे पहले सिर में भारीपन या दर्द होना, बुखार का भी आना और चेहरे पे सूजन का हो जाना। ये केवल न्यूरोथेरेपी आपको बता रही है कि अल्कली बढ़ने के कारण ये सिम्टम दिखते हैं। एसिड बढ़ने के कारण ये सारे सिम्टम, नाक नहीं बहेगा, अगर एसिड बढ़ा है तो नाक नहीं बहेगा, ठीक है? अब हम ना एसिड को उकसाएंगे ना अल्कली को उकसाएंगे, ना एसिड ट्रीटमेंट देंगे ना अल्कली ट्रीटमेंट देंगे। अब इसी ट्रीटमेंट से क्या हम न्यूरोथेरेपी को इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे ट्रीटमेंट है। इन्फ्लामेशन के ट्रीटमेंट है, अगर नाक बंद है तो एडीआर से नाक को खोला जाता है। 30 मिनट 6 एडीआर देते ही म्यूकस पॉइंट का जो न्यूरोथेरेपी का दर्द है वो निकल जाता है। 6 टो फिंगर म्यूकस पॉइंट म्यूकस देने से भी निकल जाता है, ठीक है? साथ ही का लिख दो बस, मैं बता। बाकी का साइनस पॉइंट है, जो पंजाब में विकसित साइनस पॉइंट देने से भी नाक तुरंत खुल जाता है, फिजिकल पॉइंट में आता है। नाक बहना रोकने के लिए अगर अल्कली के कारण नाक बह रही है तो 4 डाउन एरो देने से लाभ होता है। एडीआर देने से क्या होता है, अगर नाक बह रहा है तो उसमें ये सावधानियां मैं बता रहा हूँ। एडीआर अगर देते हैं तो नाक क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नाक बहना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? अभी इसके लिए हम ट्रीटमेंट में क्या बदलाव करें? चक्र उपचार ट्रीटमेंट को हम लेके चल रहे हैं, उसमें क्या तोड़ना करेंगे? सबसे पहले हम गैस स्प्लीन म्यूकस ये हम दे सकते हैं। किसमें? सीएनएनएस में। सेम इसी का 2 फिंगर दे सकते हैं। गैस और स्प्लीन म्यूकस का 22 फिंगर हम दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन की बीमारी है तो 30 मेडुला 8 पेन 1 गैस ओनली 6 पॉइंट। अगर एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है तो हम गैस ओनली को कम उकसाएंगे, अगर अल्कली बढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट हम 6 गैस ओनली कर सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए, स्टार बना के लिखिए। अगर बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा है तो यानी कि कॉन्स्टिपेशन सीवियर है, तो ऐसे में अगर हम 6 गैस ओनली देंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। तो ऐसे में एसिड की साइनस, हम दोनों का एक ही ट्रीटमेंट बता रहे हैं, यानी कि चाहे अल्कली के कारण हो चाहे एसिड के कारण हो, हमको एसिड अल्कली और न्यूरोथेरेपी के अभी तक के जो भी ट्रीटमेंट है उसको नहीं छेड़ना है, केवल हमको चक्रोपचार से ठीक करना है, ठीक है? अब ये मान जाइए कि न्यूरोथेरेपी में कोई भी ट्रीटमेंट बना ही नहीं है। अब चक्रोपचार को कैसे आपका ब्रेन मॉडिफाई करता है उस पर आप देखिए। अब यहाँ पे
वन गैस ओनली 6 पॉइंट हम एसिड बढ़ा रहेगा तो देंगे, यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी है, नाक बंद है तो कॉन्स्टिपेशन भी है, तो हम वहाँ पे गैस ओनली को कम कर देंगे और गैस आई को बढ़ा देंगे यहाँ पे। और अगर एल्कली बढ़ी है तो 6 गैस ओनली देंगे और 6 गैस आई जैसा है वैसे रखेंगे। अब 6 WT, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, हम इस क्रम में भी इसको दे सकते हैं। अब अगर नाक बह रही है तो उसको सुखाने के लिए हम यहाँ पे थाइमस देंगे, थाइमस चेस्ट देंगे, ठीक है। अगर नाक जाम है तो यहाँ पे हम 6 ADR देंगे और इस पूरे स्टेप को भी हम इंटू 2 दे सकते हैं। अगर छोटा रखना है तो छोटा भी, इतना भी जो लिखा बताया जा रहा है उतना भी दे सकते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या तो हम अगर नाक बह रही है तो पूरा ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने से बहुत बार अल्कली क्या हो जाती है, शरीर का एसिड कम हो जाता है, अल्कली बढ़ जाती है। ऐसे में हम ऑल 3 एरोज और 6 बैक एरो 6 एच एरो नहीं, केवल 6 बैक एरो 6 एच एरो 6 स्ट्रेट, केवल इतना भी देंगे तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर अल्कली की बीमारी है, अल्कली के कारण नाक बह रही है, तो एडीआर के जगह हमको थाइमस देना है। तो 1 गैस ओनली को, ये देख मैं बताते जा रहा हूँ, 1 गैस ओनली को हमको क्या कर देना है, 1 गैस ओनली को 6 गैस ओनली कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 6 बैक एरो 6 एच एरो 6 स्ट्रेच, इसके बाद पूरा ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद फिर से 6 स्ट्रेच 6 बैक एरो 6 एच एरो, बताओ वाइस वर्सा, उसका उल्टा वापस से कर देना ट्रीटमेंट फॉर्मूला देने के बाद, ठीक है। अगर हम एसिड की बीमारी है तो ऑक्सीजन पूरा दे सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिक वेव, और लंग्स प्लस शोल्डर उनको देना है। दोनों कंडीशन में भी दिए जाते हैं। बहुत बार बंद नाक को खोलने के लिए भी लंग्स प्लस शोल्डर दिया जाता है और बहुत बार बहती हुई नाक को खोलने के लिए, बंद करने के लिए भी लंग्स प्लस शोल्डर प्रभावशाली पड़ता है, यानी कि ये न्यूट्रल है, ये दोनों कंडीशन में उपयोग किए जाते हैं, दोनों में ही अच्छे रिजल्ट ला के देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो साइनस पॉइंट है फिजिकल पॉइंट में आता है, उसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपके पास जो भी अनुभव से प्राप्त सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद आपको फेदर टच जरूर देना है। अब फेदर टच कहाँ पे देंगे, होल स्पाइन पे भी दे सकते हैं और फेस पे भी दे सकते हैं, और साथ में हम आगे केवल ऐसे फटाफट फटाफट यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एकदम हल्का हल्का 50-100 बार हम फटाफट फटाफट क्या कर सकते हैं, फेदर टच दे सकते हैं। मेडुला में आप 1 मेडुला भी आप इंटू 6 इंटू 12 दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नाक जाम है तो हम है ना इस ट्रीटमेंट के आरंभ में, यानी यहाँ के बाद एक स्टेप और जोड़ सकते हैं, 6 फिंगर म्यूकस पॉइंट म्यूकस इनटू क्या कर सकते हैं, हम इसको 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नाक जाम है तो, अगर बहुत ज्यादा नाक जाम है तो बाकी इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट तो इसमें आ गया, 30 मिडोला यहाँ आ गया, 6 ADR यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर एक ही राउंड देंगे तो हम यहाँ पे इस पूरे ट्रीटमेंट को अगर एक राउंड दे रहे हैं तो यहाँ पे एक बार 6 ADR जाएगा, और इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पे 30 जैसा सीक्वेंस जा रहा है उसी तरह से जाएंगे, और यहाँ पे हम खाली 6 ADR को इंटू 2 भी कर सकते हैं केवल मैन्युअली। अगर पूरे स्टेप को करते हैं तो पूरे के पूरे स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, इंटू 2 कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों का आचार्य जी ऐसा मानना था कि सत्र बहुत ही ज्यादा लंबा चला जाता है और उनको बहुत ही ज्यादा क्या होती है, दिक्कतें आती हैं, मतलब वो सो नहीं पाते हैं, उनका अगले दिन का पूरा रूटीन खराब हो जाता है। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए 10:36 हुए हैं अभी। इसके बाद मेरे पास कितना मटेरियल मैंने बनाया है, मैं कुछ एक मैप दिखाता हूँ। हाँ, एक फॉर्मूला और ले सकते हैं, इसके बाद इस सत्र का विराम दे सकते हैं। यही ट्रीटमेंट है। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, केवल आप बता दीजिए कि अब चक्रोपचार के कौन से सीक्वेंस को रखा जाए कि यही ट्रीटमेंट हमारा वजन भी कम करने लगे। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिसको भी जवाब देना है दे सकते हैं। यही ट्रीटमेंट लेना है, दूसरा हमें ट्रीटमेंट पे ही नहीं जाना है। सर स्वेट ADR नहीं, आप पूरा का पूरा है ना सटीक, हमने बोला एक सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बोला हमको चक्रोपचार से ही वजन कम करना है। सर नमस्ते। सर थर्ड ट्रीटमेंट जो है उनको 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं?
क्योंकि वो पेट से रिलेटेड है, पेट बेली जो है उनको कम करेगा वो। ठीक है, और कोई किसी का सुझाव? वो थर्ड स्टेप में 8 पेन का जगह पे 10 पेन और लास्ट में 6 एडीआर के जगह पे 2 एडीआर कर सकते। ठीक है, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। हमने बताया था कि हमने जिनको जिनको भी चक्रोपचार मूल, जो चक्रोपचार जो सबसे पहले हमने बताया था, वो चक्रोपचार मूल बिना छेड़े अगर दिया जाता है तो वजन उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसमें मैं स्वयं आता हूँ, मेरा तकरीबन 5 साल से एक ही जैसा वजन था, कुछ भी मैं खाऊं पीऊं आधा किलो बढ़ता था, फिर उसी पे स्टेबल हो जाता था। लेकिन केवल चक्रोपचार से ही मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया, जो कि मैंने केवल 10 या 12-15 दिन ही लिया था, केवल देखने के लिए कि इसका क्या अनुभव होता है मेरे ऊपर। तो उससे फिर मैं यहाँ पे साबित करने लगा कि हाँ, इससे वजन बढ़ता है। हमने बहुत सारे पेशेंटों के ऊपर ट्रायल किया और सही में वजन बढ़ते हुए, या तो हमारी मानसिकता चेंज हो गई, बदलाव आ गया। अब हमने इसको वजन बढ़ाने के नाम से ट्रीटमेंट देना चालू किया और सही में भारी मात्रा में हमने जिनको जिनको भी दिया, और जो टीम बनी है, जो रिसर्च टीम बनी है, उन्होंने अनूप सर हुए, बहुत सारे लोग आते हैं उस टीम के अंदर, यानी कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग आते हैं उस टीम के अंदर। तो उन्होंने भी जब ट्रायल किया तो सही में वजन बढ़ रहे थे। अब हमने बता दिया अब वजन कम करना है, तो इसी सीक्वेंस में ऐसा क्या बदलाव कर दें कि सही में वजन कम होने लगेगा। सर जी, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, मैं कह रहा था कि मैं जैसे बताऊं? हमारा गैस ओनली का पॉइंट है ना, उसको कम कर दिया जाए तो बात बन सकती है, या उसको गैस ओनली पॉइंट को 1 गैस ओनली 6 पॉइंट कर दो और गैस आई को अपने 6 गैस आई रखें, तो इससे हमारा वेट लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। उल्टा चक्कर प्रकार देते हैं, उल्टा चक्कर प्रकार देते हैं, उल्टा नॉर्मल फॉर्मूला देते हैं। मैं इसका जवाब दूं? अभी किसी के पास सही में सटीक उत्तर है तो हैंड राइज करे। सही में गॉल लीवर दे सकते हैं सर, सीएनएस गैसेस ऑक्सीजन चलेंगे सर इसमें। मैं इसका जवाब दूं? दीजिए सर। मैं सबको अभी देखिए, हम शिक्षक हैं, ठीक है, आपको भी शिक्षक बनना है, उसके आधार पे सोचना पड़ता है। आपको मालूम है आज के सत्र के लिए मैंने इतना अभ्यास किया है कि मैं सीधे रॉकेट से आज है ना बैलगाड़ी पे आया हूँ। हाँ, नहीं तो मैं जब बोलना चालू करता हूँ इतनी तेजी से बोलता हूँ कि लोग सुन भी नहीं पाते थे। मैंने आज पहली बार पीपीटी प्रेजेंटेशन से दिखा रहा हूँ। मैंने इसको बनाने के लिए इतना मेहनत किया जो कि मुझे आता भी नहीं था। कई एक पीपीटी एक के करनी बनी है, अनूप सर ने बना के दिया, इसको हमने फेयर किया। हाँ, इसमें आचार्य जी का भी सहयोग रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। कम से ये देखिए भैया, जब हार्मोन संतुलित होने के कारण वजन बढ़ रहा है, उसको उल्टा कर दो तो जो हमारा वजन बढ़ाने वाला जो है, हमारा चौथा वाला स्टेप था, ठीक है, जो वजन बढ़ा रहा था, क्योंकि उस पर ट्रीटमेंट खत्म हो जा रहा था। और ट्रीटमेंट जब हमारा थाइमस पे खत्म होता था तो एक पूरा ब्रेन के सिग्नल को हम थाइमस पे, अनाहत चक्र पे लाके खत्म कर देते थे। उससे हमारा क्या होता था, एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर तो चोरी हो जाएगी अगर मैं बताना चालू किया कि कैसे वजन बढ़ रहा था। तो वजन बढ़ रहा है तो ट्रीटमेंट को ना खंगालना पड़ा कि वजन क्यों बढ़ रहा है। कुछ नहीं किया गया, देखो ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव नहीं किया गया, केवल उसके सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया गया। परिणाम आप लोग ट्रायल करके देख सकते हैं, 100% इससे वजन कम होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो केवल एक स्टेप और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो वजन कम होगा। सबसे पहले गॉल ब्लेडर और लीवर की गड़बड़ी के कारण भी वजन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे गैस गैस पैन पैन गॉल लीवर इस सीक्वेंस में रखा गया है। इसका सीक्वेंस बदलाव किया जा सकता है अपने अनुभव के आधार पे। तो फिंगर भी इसी सीक्वेंस में रखा है, अनुभव इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है क्वाडाइकोना से, या तो क्वाडाइकोना प्लस से भी इसको रिप्लेस किया जा सकता है। थर्ड वाला स्टेप है जो हमारा चौथा वाला स्टेप था, सेम वही स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले स्टेप पे ला सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा वाला स्टेप रहेगा 8 पेन 6 गैस ओनली 6 गैस है 6 डब्ल्यूडी, और हमें राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी देने की जरूरत नहीं है। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उससे हमारा क्या होगा, फटाफट क्या बनना चालू हो जाएगा, मसल गेन होने चालू हो जाएंगे, तो उसको हमें ब्लॉक करना पड़ेगा।
और हमने यहाँ पे एडीआर के बाद मोबिलिटी को स्लो डाउन करने के लिए 6 एडीआर 6 स्वेट 6 एडीआर भी दे सकते हैं, या तो 6 एडीआर 6 स्वेट भी दे सकते हैं मोबिलिटी को, जैसा पहले एक महानुभाविका ने बताया था कि हमें 6 एडीआर 6 स्वेट 6 एडीआर, उसी अनुभव को यहाँ पे लिखा जा सकता है। बाकी का फेदर टच देंगे उससे भी वजन कम होगा। अगर इसको वजन कम करना है एक और स्टेप जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रेडीमेड चीजें देने का, खीर बना बनाई आज हम चखने के लिए आए हैं, परोसने के लिए नहीं आए हैं। तो इसके बाद हमें क्या देना चाहिए। इसके बाद हमारा जो छठा वाला स्टेप रहेगा, जो सही में बताएगा वही हैंड रेस करे, उसी को अनम्यूट किया जाएगा। जो सही में इसका छठा वाला स्टेप बता सकता है कि क्यों, लॉजिक भी दे कि क्यों उसका छठा ही स्टेप यही होना चाहिए, दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, क्योंकि मुझे पीपीटी चलाने नहीं आती, पता चला मैंने 2 बार 3 बार क्लिक कर दिया और पूरा शो हो गया एक ही बार में। ठीक है, कोई है जो हैंड रेस कर सकता है और बता सकता है इसका छठा स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे बताया गया है रुकैया जी के द्वारा, पूर्णतः सही है। 20 मेडुला 6 जो है ना स्वेट दिया जा सकता है सर, लेफ्ट स्वेट। चलो ठीक है, ये भी मान लिए। तो ये तो हमारा इसमें आ गया ना, चौथे वाला स्टेप में ही आ गया। अब 5वां वाला स्टेप पूरी तरह से इस रुकैया जी को जाता है। इसके बाद हम या तो 125 DCC या तो हम किडनी क्लियर जरूर देंगे। किडनी क्लियर देने से ही हमारा बहुत सारा फ्लूइड शरीर के बाहर जाएगा और उसी दिन 1 से 1.5 किलो वजन कम होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देना है तो डायरेक्ट 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 भी दे सकते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको संतुलित करके चलना है तो आप यहाँ पे चेस्ट और राउंड एरो भी दे सकते हैं। उसमें भी नैप में बताया गया था कि 4 चेस्ट देना है तो किस कंडीशन में देना है, 8 चेस्ट देना है तो किस कंडीशन में देना है, वो दोनों अप्लाई होता है किडनी क्लियर पे भी और हमारा 125 DCC पे भी अप्लाई होता है। कि हमको राउंड एरो की संख्या कितनी लेनी है, कि पहले राउंड एरो देना है कि चेस्ट देना है, वो पूरा विस्तार में नैप में ही एक सवाल जवाब में बताया गया था। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, या तो इसी प्रश्न को वापस से हम पूछ करके इसका जवाब विस्तार से दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए रुकैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि इतनी बड़ी सीनियर है, तो भैया आपको बोलने की क्या जरूरत थी, बच्चे लोगों को बोलने देते थे आप। चलिए ठीक है, आपने बताया, लेकिन हमें बहुत ही आनंद आया कि आपने इसका उत्तर दे दिया। ठीक है, तो इसका जो छठा वाला स्टेप है, अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया है तो इसका छठा वाला स्टेप हम ना जरूर लिख लेंगे। इसका जो छठा वाला स्टेप है, हाँ, वो हमारा आएगा किडनी क्लियर या तो 125 DCC। और जो बताया गया है 6 एडीआर 6 स्वेट, लेफ्ट स्वेट, राइट स्वेट, ये सब आप 4th वाले स्टेप में रख सकते हैं और अनुभव जरूर बताएंगे। और ये वेट लॉस करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पे इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी के लिए केवल आपको एक सीक्वेंस बताया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत सारे रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे केवल झांकी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सत्र 11 बजे से पहले खत्म करना है, जो कि पहले हमने कमिटमेंट दे दिए थे कि अब सत्र कभी भी रात को लेट नाइट तक नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ, हार्मोनल के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए भी हमारा ये ट्रीटमेंट बनाया जा चुका है। एक झांकी हमने खाली दिखाया। पीसीओडी के लिए भी बनाया जा चुका है। ठीक है, मोनोपोज के लिए क्या सीक्वेंस जाएगा वो भी बनाया जा चुका है। अगर सर्वाइकल वर्टिकल वो है उसके लिए बनाया जाएगा। अब विशेष आभार किसको दिया जाए? सबसे पहले परम पूज्य गुरु जी को विशेष आभार दिया जाता है, क्योंकि अगर वो न्यूरोथेरेपी ही नहीं बनाते, हम लोग कौन से विषय पे गूगल मीट करते थे? अगर गुरु जी ने न्यूरोथेरेपी ही नहीं बनाई रहती तो कौन से विषय पे करते थे? और सर जैसे आपने अभी बताया कि वजन घटाने का,
तो अगर हम उसके साथ डाइट रखें तो जब भी फॉर्मूला का फायदा हो सकता है ना? हाँ जी, अगर आपको डाइट रखना है तो दो चीज को रखिए जो भारत की मूल धरोहर है। सबसे पहले किसी का भी अगर वजन कम कराना है तो कुछ नियम फटाफट लिखने चालू करते हैं। भोजन को 32 बार चबाने से ही वजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जी ठीक है, जी सर। भोजन को क्या करने से, 32 बार चबाने से वजन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। क्या करना है समझ नहीं आ रहा। और अगर व्यक्ति को जौ यानी बार्ली, जौ के अनाज पे रख दिया जाए व्यक्ति को, और साथ में क्या होगा, जौ के अनाज पे रख दिया जाए और मूंग के दाल को मूंग पे रख दिया जाए, तो मूंग को कैसे लेना है, केवल नमकीन अवस्था में नहीं लेना है और मीठे अवस्था में नहीं लेना है। ठीक है, अगर मीठे में ले रहे हैं तो चीनी से मीठा नहीं होना चाहिए, वो खजूर से या तो फिर गुड़ से या तो खंड से मीठा होना चाहिए, ऐसे अवस्था में होना चाहिए। आप जौ का या तो चावल बना के खाओ, रोटी बना के खाओ, सत्तू बना के खाओ, किसी भी अवस्था में अगर जौ का सेवन किया जाएगा वो वजन को कम करके देगा। अगर मूंग को किसी भी अवस्था में सेवन किया जाए तो वजन कम करके देगा। केवल नमकीन अवस्था में, जो कि हमारा हल्दीराम का आता पैकेट, उस अवस्था में वो वजन को बढ़ाएगा, और मीठा यानी चीनी वाले अवस्था में वो क्या करेगा, वजन को बढ़ाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और ये सारी चीजें आप ले सकते हो डाइट में। ये दो का ही डाइट करा दिए ना आपने, तो भी उनका 5 से 10 किलो वजन बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीव्रता से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आचार्य जी और अनूप सर, आगे का थोड़ा सा सत्र आप लोग कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम, हाँ अनूप सर तो केवल थोड़ा सा आप है ना, इसको आप थोड़ा सा ले लीजिए, केवल 5-7 मिनट, उसके बाद मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर शब्द आया मेटाबॉलिक का। आप सभी को मालूम है कि सेल्स में मेटाबॉलिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी न्यूट्रिशंस है, और ये न्यूट्रिशन जब डाइजेस्ट होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट में बनता है और सेल्स में जाता है ब्लड के थ्रू। इनके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो चाहे सुक्रोज हो। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड बनता है, फैट्स के बाद ग्लिसरॉल या फ्री फैटी एसिड बनता है। ठीक है, तो ये सब ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है, सेल्स के रिसेप्टर उनको रिसीव करता है। फिर जैसे ही सेल्स में जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस होता है, डीएनए काम करता है, आरएनए काम करता है, ऑर्गेनल्स काम करता है। मगर इन सब सेल्स के अंदर में कोई भी अगर ऑर्गेनल्स काम करता है तो उनको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग थायराइड ये को लेके, हाइपोथैलेमस को देखे, लियर को देखे, ऐसा नहीं है। हर एक जो ग्लैंड्स है, हर एक ऑर्गन्स है, अपने आप में सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो हर एक सेल को अच्छी तरह से काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होगा तो दो प्रक्रिया होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा केटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म के दौरान अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं जो शरीर के लिए काम करते हैं, और केटाबॉलिज्म में एक प्रकार वेस्ट प्रोडक्ट है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उस दौरान हमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ब्लड का सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलना। जितना अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा उतनी सेल्स में मेटाबॉलिक प्रक्रिया होगा, और अपना जो शरीर को काम करने के लिए जो केमिकल बनाना है वो प्रॉपर रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है वो हमारे वैदिक विचारों को न्यूरोथेरेपी के साथ जोड़ करके बनाया हुआ है। ठीक है, आप सबको मालूम है कि ब्लड का संचालन हमारे पूरे शरीर में कम्युनिकेशन बनाने के साथ में न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो सिर से लेकर पैर तक को अनवरत काम कर रहा है। मगर यहाँ पर हमने हार्मोनल ग्लैंड को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट बनाया है, वैदिक कंडीशन को ध्यान में रख करके, चक्रों को ध्यान में रख करके ये ट्रीटमेंट बनाया गया है। तो इनमें आपको पता है कि जो हमारे जब एब्डोमिनल सिस्टम जो है, जिसके अंतर्गत मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र है, उनको उकसाया गया है। तो इससे क्या है, पेट में जो भी हम लोग का खाना जाता है उनका डाइजेशन प्रॉपर होगा, पचेगा, एब्जॉर्बेशन होगा। ये प्रक्रिया के लिए हमने तो पैन, गैस उल्ली, गैस आई, गॉल लीवर तो दिया ही हुआ है फार्मूला में। ठीक है, जो जिसे आप लोग सामान्य रूप से नॉर्मल, अजय नॉर्मल के माध्यम से जो देते हो ना, अजय नॉर्मल के माध्यम से, वो फार्मूला तो हमने यहाँ पर दिया ही हुआ है। मगर इनके अलावा भी
बाकी जो चक्र है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, उनको ध्यान में रख करके फार्मूला दिया गया है। तो इस हिसाब से हमने वैदिक शास्त्रों को, वैदिक कंडीशन को ध्यान में रख करके फार्मूला बनाया गया है, जो लगभग जो ग्लैंड जो होता है या चक्र जो होता है उनको संतुलित और एक्टिवेशन करने के लिए दिया गया हुआ है। तो ये मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगा तभी टेम्परेचर बढ़ेगा सेल्स में या बॉडी में। पहले से टेम्परेचर नहीं चाहिए, पहले से टेम्परेचर नहीं चाहिए। मेटाबॉलिक प्रक्रिया के बाद ही टेम्परेचर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया में जब उनका ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, कौन सा? एक ऑक्सी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप होता है टिश्यू में, एक ऑक्सी रेस्पिरेशन, दूसरा एनऑक्सी रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, रेस्पिरेशन एंजाइम के माध्यम से जब टूटता है तो वो क्या बनाता है? 6 एटम, एक एटम ग्लूकोज से 6 एटम पानी बनता है, 6 एटम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में 38 एटीपी एनर्जी बनता है, और बाकी टेम्परेचर बनता है। तो टेम्परेचर मेटाबॉलिक के बाद बढ़ता है, ना कि पहले। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन भेजना है सेल्स में। क्या ऑक्सीजन भेजोगे तभी मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होगा, और इसके लिए हमारे शरीर में रक्त संचार सामान्य रखना पड़ेगा। और अगर रक्त संचार, ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं है तो सेल को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और सेल को आवाज कट गई सर। आवाज नहीं आ रही है सर। ऑक्सीजन नहीं मिलने से फिर मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा, जिसकी वजह से जो केमिकल चाहिए सेल में या टिश्यू में और में प्रॉपर मिल जाएगा। और जो, हेलो, नहीं आ रहा है आवाज? अब आ रहा है सर। अब आई है। ब्रेक हो गई सर बीच में। तो वही मैं बोल रहा था कि किसी भी सेल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन प्रथम चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छा होगा, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बनेगा, है ना। और इसके बाद वो केमिकल जो सेल्स में बनेगा वो टारगेट एरिया में जा करके काम करेगा, तो बीमारी से बचा जा सकता है। तो ज्यादातर हम लोग न्यूरोथेरेपी की मान्यता है, बोलते हैं ना, बीमारी आने का ज्यादातर कारण क्या है? किसी भी ग्लैंड का कम काम करना, पर्याप्त मात्रा में केमिकल न बनाना, या उस केमिकल का टारगेट एरिया में ना पहुंचना, बीमारी आने के कारण है। तो उसी सिद्धांत को ध्यान में रख करके ये फार्मूला बनाया है, ताकि जो जो जरूरत के जो ऑर्गन्स है चक्रों के आधार पर उनको उकसाया जाए। और चक्र का मतलब होता है हमारे हार्मोनल ग्लैंड, याद रखिएगा, है ना। जो 7 चक्र है उनका संबंध 9 हार्मोनल ग्लैंड से है, उसको उसके एक्टिवेशन के लिए ये फार्मूला दिया गया है। वो ताकि हार्मोनल ग्लैंड प्रॉपर काम करेगा तो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा बाकी जो सेल टिश्यू ऑर्गन अपना प्रॉपर काम करे और अपना शरीर को बीमारी होने से बचाए, उस उद्देश्य से ये फार्मूला बनाया गया है। ठीक है, और इस फार्मूला के अंतर्गत अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका रिजल्ट भी देखा जा रहा है। तो आपको ब्लड सप्लाई प्रॉपर रखना है। ब्लड सप्लाई के माध्यम से सेल का रिसेप्टर डिसाइड करेगा कि उनको क्या चाहिए ब्लड से, बस बीच में रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब रेसिस्टेंस का काम कौन कौन सा करता है आपको तो मालूम है ना। अगर एंटीबॉडी हाइपर है तो वो अवरोधक का काम करेगा। अगर सेल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो वो भी रेसिस्टेंट का काम करता है, जिससे सेल को मिलने वाला प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलने से फिर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब होता है या प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें बनने वाला केमिकल ठीक से नहीं बनेगा तो बीमारी आएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस से बचना है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई मेंटेन करना है। बाकी हमको हार्मोनल ग्लैंड को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि आपको मालूम है हार्मोनल ग्लैंड मैक्सिमम कार्यों को संभालने में भूमिका निभाते हैं, चाहे इम्यूनिटी हो, चाहे जैविक क्रिया हो, चाहे मेटाबॉलिक हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे फिल्ट्रेशन। हर क्रिया के लिए मेटाबॉलिक सिस्टम का प्रॉपर काम करना जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। अनूप सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं एक्चुअली सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ।
हाँ परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं मिला कि जितना ज्ञान मैंने आप सबकी क्लास करके 3 महीने में प्राप्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं ये धन्यवाद चाहता जी हूँ, आपका। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आश्रम से जुड़ना चाहता हूँ, आप सब से जुड़ना चाहता हूँ कि जिससे कि मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ। सर मुझे बस एक मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे मास्टर कोर्स करना है और इस की नॉलेज मुझे आगे तक लेनी है। तो आप ये बताइए कि सर मास्टर कोर्स किस तरह से किया जा सकता है। अब देखिए, हमारा ध्येय है आप सभी मास्टर बनो। हमको न्यूरोथेरेपिस्ट बनने तक ही सीमित नहीं रहना है। न्यूरोथेरेपी सिखाने वाले बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं, ठीक है। और 10 रुपए का सर्टिफिकेट पकड़ा करके आपको मास्टर भी बनाने वाले संस्थान काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। जी आप सर, ये उनके तो हाँ, आप उसके ये मकड़ी जाल से बचिए। मैं तो सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा। आप मोटा रकम देख करके आप ट्रेनिंग लेते हो, हैं, और खुश हो जाते हो कि हम वहां से ले रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले रहे हैं। आज इसी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास जुड़ा हुआ है, वापस मेरे पास आया हुआ है कि हमको वहां से नॉलेज नहीं मिल रहा है। एक साल में सिर्फ 17 क्लासेस हुआ है, 1,20,000 रुपए दिए हैं। ऐसे संस्थानों से बच के रहिए। और आपको लगता है कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है तो भूल जाइए, वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं है न्यूरोथेरेपी को, याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की वैल्यू अभी सिर्फ 10 रुपए के कागज के बराबर है। आप न्यूरोथेरेपी में सिर्फ नॉलेज बढ़ाइए, और जिस दिन हमारा संख्या अगर बढ़ जाए तो सरकार हमारे पास आएगा न्यूरोथेरेपी को अपने गोद में लेने के लिए। हमको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग हाथ पैर मार रहे हो ना सरकार के पास जाने के लिए, हैं, तो आप हाथ पैर मारते रहो। हमारा ध्येय है आप लोगों को एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनाना, एक अच्छे टीचर बनाना, है ना। और आप जिस दिन टीचर बन गए तो हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट आप खुद तैयार करो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि लाखों न्यूरोथेरेपिस्ट जब एक साथ एक मंच में खड़ा होगा ना, तो सरकार हमारे सामने झुकेगा। आप सरकार को झुकाओ यार, आप सरकार के पास मत झुको, मैं तो ये बोलता हूँ। आप क्लिनिक बिंदास चलाओ, सीखो, अच्छे से सीखो, अच्छे प्लेटफॉर्म में सीखिए। प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, जुड़ के रहिए जुड़ के रहिए, और यही आपका साथ देगा पेशेंट को ठीक करने के लिए। सरकार से लड़ने के लिए नहीं, हमको सरकार से नहीं लड़ना है, याद रखिए, हमको सरकार से नहीं लड़ना है, हमको पेशेंट से लड़ना है, पेशेंट की बीमारियों से लड़ना है, याद रखिएगा। हाँ, तो आप ये मत देखिए कि हमको मास्टर बनना है कि बेसिक करना है। आप बेसिक करके भी आप अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हो, बस आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए तो नैप से जुड़ के रहिए, ठीक है, आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। सर एक्चुअली गुरुजी बोलते थे, याद है, गुरुजी बोलते थे हम लोग जब आश्रम में थे, पुत्र मैं तो किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं चाह रहा था, मेरा काम था सिर्फ सिखाना, ट्रेनिंग देना, और सब ट्रेनिंग लेकर के अपने अपने जगह में जाकर के मरीजों का सेवा करे, ये गुरुजी बोलते थे। बाद में सर्टिफिकेट देना चालू किया है, पहले तो जानते ही नहीं थे सर्टिफिकेट। पूछना कि जितना भी बांद्रा में, मुंबई में सीखे हुए न्यूरोथेरेपिस्ट है ना, किसी के पास न्यूरोथेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं था। उनको बाद में न्यूरोथेरेपी का एग्जाम दे करके दिया गया है। कितने साल बाद? लगभग उन लोगों ने कम से कम 20 साल 25 साल सेवा देने के बाद लास्ट में सूर्यमान में उनको बुला करके एग्जाम लिया, फिर सर्टिफिकेट दिया। कई ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट जिन्होंने एग्जाम भी नहीं लिया फिर सर्टिफिकेट दिया, जरूरत पड़ेगा कह के। हमको सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागना है, न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग हमको नॉलेज की तरफ भागना है, ज्ञान की तरफ भागना है। न्यूरोथेरेपी का सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछता, मालूम है, मुझे 20 साल हो गया है। आज क्लिनिक में जाकर के देखो, कोई भी एक भी सर्टिफिकेट नहीं लगा है मेरे क्लिनिक में। मैं बिना क्लिनिक लगाए, बिना सर्टिफिकेट लगाए मैं क्लिनिक चला रहा हूँ बिंदास। और ऐसे पॉश एरिया में जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, संतरी, पुलिस ऑफिसर, डीजीपी, डीसी, सब बड़े बड़े लेवल के अधिकारी आते हैं, नगर निगम के आयुक्त आते हैं, जिनके जोन में मेरा क्लिनिक है। वो लोग खुद बोलते हैं आपको क्या सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है, आप तो सेवा कर रहे हो, ये बोलते हैं लोग अपने आप से। हैं, तो हमको सर्टिफिकेट की तरफ दौड़ना नहीं है, हमको नॉलेज की तरफ से, नॉलेज की तरफ दौड़ना है। और आप वहां जुड़िए जहां पर आपको नॉलेज मिले। याद रखिए, आपकी मेहनत की कमाई पर जो पैसा है उस पर डाका डालने वाले संस्थानों से बचे। मेरा एक ही आपको उद्देश्य है, आप ऐसे लोगों को अपना मेहनत की कमाई। अनूप सर, ये वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ फायदा टच कैसे देते हैं इसमें। अनूप सर, इसमें 3 प्रकार है। चक्र फायदा टच,
हाँ, चक्र ये 3 फेदर प्रकार है, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। हाँ, टच बनाया गया है जिसे चक्र फेदर टच कहा जाता है। और ये 7 चक्र जो हमारे शरीर में है वो सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, इनके बाद मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र, इस प्रकार से 7 चक्र है। और 7 चक्र का संबंध स्पाइन से है। ठीक है, ये चक्र जो फेदर टच देना है ये हम फोरहेड से चालू करेंगे, जहाँ से आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं ना, वहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। और ये आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार, फिर सर्वाइकल रीजन से होते हुए अनाहत होते हुए हमको आना है, मूलाधार चक्र तक आना है। तो सबसे पहले अपने जितना भी उंगली है उनको पूरी तरह से फ्री छोड़ करके ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई उंगलियों के टिप्स पर आएगा उतना ही जो सेंस है वो बहुत अच्छा आएगा, ट्रीटमेंट देने में बहुत लाइटनेस लगेगा। और स्पर्श जब होगा तो एक अलग से फीलिंग होगा, रोम रोम ऐसे खिल उठे, इस प्रकार से भावना जागृत होंगे पेशेंट में। तो अभी जो चक्र जो फेदर टच देंगे, देने का टेक्निक इस प्रकार से है, देने का पद्धति इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लड सप्लाई उंगली में बढ़ाएंगे और ये जो 3 या 4 उंगली का उपयोग करिए, चाहे 5 उंगली का उपयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 3 उंगली पहले ले रहा हूँ, बीच का जो उंगली है फेदर टच जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ पर रखना और एकदम 3 उंगली को बारीकी टच करते हुए ऊपर की ओर तरफ जाना है, फोरहेड से होते हुए जहाँ मांग भरते हैं वहाँ से होते हुए सहस्त्रार चक्र जहाँ चोटी होते हैं ना उधर के साइड आना है और चोटी से नीचे उतरते हुए ऑक्सीपिटल एरिया से होते हुए आना है सर्वाइकल एरिया में, जहाँ विशुद्धि चक्र के लिए चक्र जागृत करना है। सर्वाइकल से होते हुए थोरेसिक रीजन में आना है, थोरेसिक रीजन में अनाहत चक्र को जागृत करते हुए स्पाइन के थ्रू ही मणिपुर चक्र में आना है, लंबर रीजन में आना है और लंबर रीजन से नीचे जाएंगे, स्वाधिष्ठान चक्र में आएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र कमर के पास से जागृत करते हैं और फिर नीचे मूलाधार चक्र जहाँ चक्रम होते हैं उनके नीचे फिंगर टिप को छोड़ देना है। इस प्रकार से 3 बार करना है। बहुत सॉफ्ट स्मूथली रखना है फिंगर को और ये 3 बार रिवीजन करना है। पूरा ध्यान इधर इधर फिंगर जा रहा है वहाँ पर ध्यान रखना है और महसूस करना है कि ये स्पाइन के थ्रू जो एरियाज है उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स है, जो चक्र है, इसमें वाइब्रेशन, उनमें गुदगुदी का एहसास हो रहे हैं। यह ट्रीटमेंट चक्रोपचार ट्रीटमेंट के तुरंत बाद देना है, ये ध्यान रहे, क्योंकि चक्रोपचार ट्रीटमेंट के बाद देने वाला ये चक्र फेदर टच उपचार है। तीन बार देना है। ध्यान दें फिंगर का स्पर्श बॉडी में हो, स्पाइन के ऊपर हो। ठीक है, 3 बार करना है। आप पेशेंट से फीडबैक पूछेंगे और पेशेंट से फीडबैक पूछने के बाद पेशेंट बताएंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट देने के बाद फेदर टच देने से उनमें क्या पहले से डिफरेंस आया है, क्या रिजल्ट आया है। आप स्वयं मरीजों से पूछ सकते हैं। आप लोगों ने चक्रोपचार ट्रीटमेंट दिए होंगे और चक्रोपचार ट्रीटमेंट का रिजल्ट पूरे देश भर में अलग अलग न्यूरोथेरेपी सेंटर में दिए हैं, जिनका रिजल्ट सभी ने पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट बताया गया है। एक ही ट्रीटमेंट में कई सारे मरीजों को बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिला है। एक ही ट्रीटमेंट में कमर का दर्द, पीठ का दर्द, बटक का दर्द कम हुए हैं, ऐसा फीडबैक आया है पूरे देश भर में। और ये चक्रोपचार ट्रीटमेंट के बाद, ये फेदर टच देने के बाद रिजल्ट और बेहतर होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप चक्रोपचार ट्रीटमेंट के बाद ये चक्र फेदर टच जरूर दीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रैक्टिकल यहीं सब है। हरिओम, नमस्ते। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, आज का जो सत्र है अल्ट्रा चक्रोपचार ट्रीटमेंट का है। इसका जो 5वां वाला स्टेप है फेदर टच, इसके देने के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार आपको अनूप सर की वीडियो में मिल जाएगा। 2 प्रकार हम यहाँ पे आपको साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो उंगलियां हैं इसको, इसके टिप पे ना ब्लड फ्लो बढ़ाने हैं, यानी कि ऐसा 2-4 राउंड करेंगे तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे प्रेशर देना है, यहाँ पे प्रेशर देना है।
हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। हाथों को हमने क्या किया, ऐसा थोड़ा सा लूज किया। लूज करने के बाद हमने ब्लड फ्लो बढ़ाया। ब्लड फ्लो बढ़ाने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, एक हाथ को ऐसा कुर्सी पे रखेंगे, दूसरे हाथ को हम यहाँ पे, ये जो बीच वाली उंगली है, आज्ञा चक्र पे रखेंगे। ठीक है, अब भी इसको धीरे धीरे हमको टच करते हुए हमें जाना है। एक स्पर्श का एहसास होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको नीचे तक जाएंगे। दूसरा राउंड भी देंगे तो वापस से हमने वही प्रक्रियाएं की और हमने यहाँ पे बीच वाली उंगली को रखा। धीरे 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 हमने एक स्पर्श का एहसास दिलाते हुए S1 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमें 3 बार करना है। ये हमारा तीसरा राउंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का। लेट जाएंगे। दूसरे प्रकार में भी हम इसी तरह करेंगे। पहले दो चार बार इसको टिप को हम टच करेंगे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम बीच में हम ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हम टच करेंगे। फिर हाथों को थोड़ा ओपन करेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस हाथ को स्थिर करेंगे और फिर हम धीरे धीरे हम S1 तक जाएंगे। ऐसा हम 3 राउंड करेंगे। ठीक है, जो तीसरा प्रकार है वो अनूप सर के द्वारा बताया गया है, खड़े होकर के देना है। नमस्ते। तो अभी जो फेदर टच है वो 3 प्रकार बताए गए थे। एक खड़े होकर के अनूप सर के द्वारा, और 2 प्रकार जो एक बैठा करके और लेटा करके। तो तीनों प्रकार कारगर है। अरे टिप को टच करने वाला ये अनूप सर का नहीं था, ये एड ऑन किया गया है। असल में हमारे पास एक चक्रोपचार स्पेशलिस्ट है, केवल चक्रोपचार के अलावा कुछ नहीं देते हैं। चाहे पेशेंट को लूज मोशन हो, चाहे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे पेशेंट को कमर दर्द हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, भाई का केवल है ना दिमाग चक्रोपचार पे ही है, उसके अलावा उसको कुछ देना ही नहीं है। उसी के अंदर वो मॉडिफिकेशन करके वो देते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि हाथ है ना चिपके हुए नहीं रहना चाहिए, हाथ क्या होना चाहिए, थोड़ा दूर और लूज। जब लूज करके हम हाथों को झटकते हैं फटाफट, तो ब्लड फ्लो है ना बहुत तेजी से आता है। अगर उसके पहले हम उंगलियों पर, सारी उंगलियों को धीरे 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 2 4 बार 5 बार टच कर देते हैं, तो उनके अनुसार वो बोलते हैं कि हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है ऐसा करने से कुछ ज्यादा ही फेदर टच में अनुभव प्राप्त होता है। और हम यहाँ पे आज्ञा चक्र पे हमने बताना भूल गए थे, हमें यहाँ पे कुछ सेकंड रुकना है। यानी कि यहाँ पे हम है ना एक बीच वाली उंगली को कुछ समय के लिए 10 से 15 सेकंड या तो 5 सेकंड 3 सेकंड कंडीशन अनुसार हम रुक सकते हैं। और भी धीरे धीरे देखिए, वीडियो हमें शूट करना था, हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमने तो जो स्टेप था उसको फटाफट कर दिया। लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक आराम से जाना है। अगर महिलाएं हैं, बाल खुले हुए हैं, तो बाल को साइड में भी रख सकते हैं। जैसे हमारे केस में समय का अभाव होने के कारण हमने उसको इतना व्यवस्थित हमने नहीं कर पाया, केवल एक सिखाने के उद्देश्य से वो वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अब किसी का कोई सुझाव या तो इस ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बताएं। अभी ये श्रृंखला चालू हुई है, यानी कि अब आपको देखने को मिलेगा कि एक ही ट्रीटमेंट को
कितने भागों में तोड़ा मरोड़ा जाया जा सकता है और उसी एक ही ट्रीटमेंट से कितना निचोड़ा जा सकता है, मतलब निचोड़ करके ट्रीटमेंट क्या लिया जा सकता है, ये आपको एनएपी करके दिखाएगी। न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार के जो टीम मेंबर है वो आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सत्र से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो करे। अगर आप पेशेंट दिखाने के जिज्ञासु हैं कि पेशेंट के बारे में पूछ लूं वो कर लूं, तो भैया वो चीज तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हमने सबको अनम्यूट कर दिया, अगर एक एक करके हैंड रेज करेंगे, जिनका हम नाम लेंगे केवल वही बताएंगे। और दूसरा, अनूप सर ने जो बताया, अगर उसको आपको लिखना है, अपने शब्दों से लिखना है, तो आप उसको न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार में लिख सकते हैं। हाँ जी, पहले हैंड राइज करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे किसको क्या बोलना है। सबसे पहले ज्योति विशाल जी। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि जो आपने शाइटिका का ट्रीटमेंट अभी समझाया, उस ट्रीटमेंट में, इस ट्रीटमेंट के साथ क्या डीसीसी दिया जा सकता है? क्या इतना ही काफी है या डीसीसी से ज्यादा? जी बिल्कुल, डीसीसी दिया जा सकता है। ये चीजें हैं, हम ना लास्ट में जब दूसरा सेशन होने वाला है, तो उसमें हम सामने से प्रश्न पूछने वाले थे कि इसमें आप, हमने बताया, आपने ट्रायल किया, तो आपने अपने अनुभव के आधार पे, इसलिए हमने बोला था कि इसमें आप क्या बदलाव कर सकते हैं। उसमें जो हमारा मेटाबॉलिक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के कारण और इनडाइजेशन के कारण अगर बैक पेन हो रहा है, साटिका पेन हो रहा है या तो बैक पेन हो रहा है, तो हम 100% उसमें डीसीसी डाल सकते हैं। और उसके परिणाम हमने देखे हैं, उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं। यहाँ तक कि आप पूरा का पूरा प्योर चक्रोपचार जो ट्रीटमेंट है वो भी दे करके आप 125 डीसीसी देते हैं, तो बहुत बार लाभ ही देखा गया है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य है यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाने का। देखिए, आपके पास दिमाग था, आपने तुरंत इसको पकड़ा, लेकिन कुछ लोग अगर ये इस हद तक नहीं सोच पा रहे हैं, तो पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है सेफ और यूनिवर्सल बताया जा रहा है। जी सर। तो आप कंडीशन के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको एक केवल मैप, मतलब एक रास्ता दिखाया जा रहा है, मैप आपको मैप दिखा रही है, चलना आपको पड़ेगा। आचार्य जी, आप कुछ बहुत बढ़िया, आप कुछ लगता बताने वाले हैं आचार्य जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, और अनूप जी ने तो कमाल कर दिया। तो मैं एक्चुअली मुझे एक चीज़ याद आ गई थी कि गुरुजी ने एक बार, ये सबसे पहले जो फेदर टच मैंने थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद एक ही दिन में एक पैरालिसिस का पेशेंट, काफ़ी लंबे, अभी भी मुझे उनका चेहरा याद है, काफ़ी लंबे कद के थे, और उन्होंने, मैंने उनके सर पे बाल थे तो थोड़े बहुत, तो गुरुजी ने बोला, इसे ये उनका भाषा स्पष्ट नहीं था, तो गुरुजी ने कहा कि ये जो है, इनको उनसे कहा कि भाई आपके बाल हम मुंडवा सकते हैं क्या? सर मुंडवाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये आएगा, मैंने रिजल्ट इफेक्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर सर मुंडवाया था उन्होंने, और गुरुजी ने बोला देखो अभी कमाल, एक ही दिन में वो जो मैंने उनके स्टाइल का थोड़ा सा दोनों हाथ से दिया था उन्होंने, आपने एक हाथ से दिया है, तो दोनों हाथ से दिया, तो एक ही ट्रीटमेंट के अंदर उनका जो है वो सर से लेकर पीठ तक ही जैसे आपने दिया वैसे ही दिया था, और लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा साइड दोनों हाथ के उंगलियों से थोड़ा सा ज़्यादा किया था उन्होंने। एक ही दिन में उसका ये आ गया था, क्या बोलते, स्पीच आ गई थी, काफ़ी स्पष्ट हो गई थी। तो मुझे अभी याद नहीं है कि उस समय अनूप जी थे कि नहीं, या उनसे पहले है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन शायद वो भी थे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था ये। मैं था आचार्य जी, ये मैं, हाँ वो तो आप थे उस समय। और ये आश्रम में जब कार्यक्रम हुआ था ना, हॉल के बाहर, हाँ, हॉल के बाहर एक लेडी तैयार हो गई थी फेदर टच लेने के लिए, विदाउट क्लॉथ। हाँ जी, वो मैं था वहां पर। और ये व्यक्ति तो जेंट्स थे ना, ये लंबे कद के, काफी लंबे कद के थे, शायद पंजाब से थे। ठीक है, सभी का धन्यवाद।
हरिओम, नमस्ते। हर हर महादेव।